दैट एनजे वेल्थ ने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है, एक वेबसाइट बनाया हुआ है, एंड बेसिकली दिस एप्लीकेशन, ये सेबी का ही एप्लीकेशन होता है जो हम यूज करते हैं, या कोई भी ब्रोकर जो ये एप्लीकेशन यूज करता है। ये ओरिजिनेटेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसके ऊपर हर कोई ब्रोकर अपना अपना ब्रांडिंग करके उसे आगे आपके पास विथ एडेड कुछ फीचर्स ऐड करके आपके पास प्रेजेंट करता है। सो एनजे वेल्थ का ये जो असेट अंडर मैनेजमेंट 2,70,000 करोड़ का हम लोग असेट जो मैनेज कर रहे हैं, दैट इज प्योरली ऑन एडवाइजरी बेसिस, कि हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि आपका पैसा आपको किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे आपके फाइनेंशियल गोल्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। सारिका जी, आई होप मेरा ये इंडिया लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर वाला स्क्रीन दिख रहा है स्क्रीन पे। जी जी, बिल्कुल दिख रहा है। यस, ग्रेट। सो रिगार्डिंग मेरा कंपनी का इंट्रोडक्शन और मेरे इंट्रोडक्शन, एक और जो हमारा इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है कि आपका पैसा एनजे वेल्थ के पास नहीं होगा, आपका पैसा आपको जहां पे इन्वेस्ट करना है डायरेक्टली वहीं पे जाने वाला है। बिकॉज एज पर सेबी रूल, ब्रोकर्स आर नॉट अलाउड टू टेक एनी क्लाइंट्स, उसके क्लाइंट्स का कोई भी पैसा ब्रोकर अपने अकाउंट में नहीं रख सकते, ये सेबी का रूल है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग भी किसी अदर ब्रोकर के साथ कर रहे हो तो उसमें एक सेटलमेंट ऑप्शन होता है कि आप आपका पैसा मंथली सेटलमेंट पे चाहते हैं या क्वार्टरली सेटलमेंट पे चाहते हैं। तो उस हिसाब से वो सेटलमेंट का पीरियड कंप्लीट होने के बाद में ब्रोकर पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर देता है। सो दीज आर सम ऑफ डिस्क्लेमर्स जो लोगों को, काफी सारे इन्वेस्टर्स को नहीं पता है, एंड बिकॉज ऑफ ये इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके कारण काफी सारे मार्केट में फ्रॉड्स हो रहे हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमेशा वॉरेन बफे जी का नाम या इनके याद किए बिना हमारा सेमिनार आगे स्टार्ट ही नहीं होता है, बिकॉज ही इज अ गॉड फॉर अस। आज की डेट में इनकी जो नेटवर्थ है, मोर देन 17,000 करोड़ रुपीस की इनकी नेटवर्थ है। आज उनका एज है अराउंड 95 ईयर्स, और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी एज के 14 ईयर्स में। आज ये जो 16,000 करोड़ बनाने में इनको लगे 80 साल। ये फैक्ट हमें ये दर्शाता है कि वेल्थ बिल्डिंग ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट इज अ स्टडी प्रोसेस। अगर ये आप रेगुलरली करते रहेंगे तो ही वेल्थ बिल्ड होने वाला है, अदरवाइज वो नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं 1-2 साल में पैसा डबल करूं तो ये सेमिनार उसके लिए नहीं है। ठीक है। सो वॉरेन बफे सर का एक ही सिद्धांत था, दैट रूल नंबर वन इज नेवर लूज योर मनी। आपको आपका पैसा खोना नहीं है। एंड रूल नंबर टू इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर वन। तो आप कहीं पे भी अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या सेविंग कर रहे हो, तो पहले तो ये चीज होनी चाहिए कि आपके सेफ्टी ऑफ कैपिटल होनी चाहिए, आपका पैसा आपको खोना नहीं है। और हमेशा ये रूल नंबर वन अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा पैसा बनाओगे, बिकॉज पैसा बनाने के लिए पैसे को प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी है। मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है, सारिका जी? यस हाँ, यस। आवाज आवाज आ रहा है क्लियरली। यस यस, थैंक यू। जब भी हम किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे अलग अलग असेट क्लास अवेलेबल है, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, बैंक आरडी हो, बॉन्ड्स हो, ये सारे प्रोडक्ट्स में इंडियंस इन्वेस्ट करते हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स में मेन पैरामीटर हम लोग क्या देखते हैं? मेन तो सभी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में ये सभी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे रिटर्न्स, कि ऑब्वियसली रिटर्न्स होगा तो ही हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। जिसका नेगेटिव रिटर्न है या जिस चीज में रिटर्न्स ही नहीं है उसमें हम लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? रिस्क एंड वोलाटिलिटी। यहाँ पे वोलाटिलिटी इन द सेंस, आज मान लो गोल्ड का भाव है 1 लाख रुपया, मैंने आज जाके गोल्ड खरीदा किसी कॉज के लिए, कि भाई किसी की शादी है, मुझे गिफ्ट करना है, तो मैंने जाके कुछ गोल्ड का चीज ले लिया, और उस 1 लाख के गोल्ड का भाव कल जाके ये हो गया 96,000। तो ये मेरा लॉस है क्या? इट इज नॉट माई लॉस, क्योंकि उस वैल्यू का गोल्ड मेरे पास अवेलेबल है। अब उसकी वैल्यू मार्केट में 94,000 हो रही है या 1 लाख की 1,10,000 हो रही है, दैट इज
वो आगे की बात है, बिकॉज ये भाव में वोलाटिलिटी होती है। अगर आपने किसी अच्छे कंपनी का शेयर्स खरीदा है और उस शेयर्स के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग वोलाटिलिटी। सेम चीज एफडी के बारे में भी होती है। अगर आपने 6 महीने पहले कोई एफडी ली है 60% ब्याज पे, और अभी पिछले दो दो हफ्ते पहले आरबीआई ने रेट कट किया, 50 पॉइंट बेसिस का रेट कट किया, तो आज अगर आप एफडी करने के लिए जाओ तो आज आपका एफडी का रेट 50 बेसिस पॉइंट आपको कम मिलेगा, 6.5% पे एफडी मिलेगी। तो आप सोचेंगे भाई मैंने पहले ही 60% पे क्यों नहीं एफडी ज्यादा टाइम के लिए किया। सो इसे कहते हैं वोलाटिलिटी। सो वोलाटिलिटी प्राइस की भी हो सकती है, वोलाटिलिटी उसके ऊपर आने वाले इंटरेस्ट रेट की भी हो सकती है। सो जिस तो वोलाटिलिटी इज नॉट लाइक कि आपने आपका कैपिटल गवा दिया। वोलाटिलिटी की उस आपने जिस चीज में इन्वेस्ट किया है उस चीज का प्राइस कितना ऊपर नीचे हो रहा है। थर्ड पॉइंट इज सेफ्टी ऑफ कैपिटल। जिस चीज में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा कैपिटल कहीं वो कोई लेके भाग ना जाए। आज मार्केट में कई सारे लोग हम लोग सुनते हैं कि महीना 3% रिटर्न, महीना 5% रिटर्न, पर मंथ 10% रिटर्न वाले स्कीम में लोग पैसा डालते हैं। किसी इंडिविजुअल कंपनी या इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में वो अपना पूरा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। पहले तो मिल जाता है 3 या 5% रिटर्न, बाद में पता चल जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑफिस पूरा बंद करके वो लोग चले गए। तो दिस इज कॉल्ड सेफ्टी ऑफ कैपिटल, कि आपका पूरा का पूरा कैपिटल वहां पे चला गया। सो ऐसे कई सारी चीजें हम लोग मार्केट में देखते हैं। लिक्विडिटी, कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए, लेट से मुझे 10 साल के बाद में मुझे मेरे बेटी के एजुकेशन के लिए खर्चा चाहिए, और उसके लिए मैंने वो एजुकेशन का प्लानिंग मैंने किसी प्रॉपर्टी के थ्रू किया है, या तो मैंने किसी बैंक आरडी में डाल रहा हूँ या पीपीएफ में डाल रहा हूँ। बट एट द 10th ईयर जब मुझे वो पैसा चाहिए, तब अगर मेरी वो प्रॉपर्टी उस टाइम पे बिक नहीं रही है, या फिर जो इंश्योरेंस पॉलिसी या जो भी इन्वेस्टमेंट का जो प्रोडक्ट मैंने लिया था वो अगर लॉक इन है, वो जस्ट जिस टाइम पे जिस ईयर पे मुझे चाहिए, वो अगर पैसा मुझे उस टाइम पे नहीं मिल रहा है, सो तो भी वो इन्वेस्टमेंट करके कुछ मतलब नहीं है। सो लिक्विडिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो उसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। एंड टैक्स एफिशिएंट। टैक्स एफिशिएंट में मैं कहूंगा कि काफी सारे लोग हम लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, या बाकी सारे चीजों में भी हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहां पे जो स्पेकुलेशन प्रॉफिट, या हम लोग कहेंगे बिजनेस का इनकम, जो बिजनेस से हमें प्रॉफिट मिलता है, तो उसके ऊपर हमें मोर देन 33% टैक्स पे करना होता है। 30% प्लस उसके ऊपर का सेस वगैरह गवर्नमेंट चार्जेस, तो 33% तक ये टैक्स चला जाता है। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप एक तो चाहोगे कि वो इन्वेस्टमेंट में टैक्स ना हो। दूसरा चीज है कि अगर टैक्स हो तो भी कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर बैंक में एफडी कर रहा हूँ 8% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और मैं आज 30% टैक्स ब्रैकेट में हूँ, तो 8% में से 30% तो मेरा गवर्नमेंट को जाएगा, बचा हुआ ब्याज मुझे मिलेगा, विच इज हार्डली 5.4%। सो रिटर्न्स में हमेशा ये चीजें देखते हैं। तो आपके हिसाब से ये 5 पैरामीटर्स में से जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे जरूरी चीज क्या है? लिक्विडिटी, टैक्स कम होना, सेफ्टी ऑफ कैपिटल, रिस्क वोलाटिलिटी, या फिर रिटर्न्स? आपके हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या फिर अगर नीचे चैट चैट बॉक्स है तो आप चैट बॉक्स में भी आपके रिस्पॉन्सेस जो है वो मेंशन कर सकते हैं। सारिका जी, इफ यू अगर चैट बॉक्सेस में किसी के रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, तो यू कैन जस्ट हेल्प मी कि ज्यादातर रिस्पॉन्सेस कौन से पैरामीटर्स पे आ रहे हैं, रिटर्न्स के Sure, ऊपर, sure, sir. या Safety of capital. सेफ्टी ऑफ कैपिटल? ओके। Yes, safety of capital we are getting more. So we can ओके, सो discuss on मोस्ट that. ऑफ द पीपल उन्होंने चैट बॉक्स में डाला है कि सेफ्टी ऑफ कैपिटल, And डेफिनेटली return, सेफ्टी ऑफ कैपिटल। return also. Hmm. रिटर्न्स ऑल्सो, कि मुझे रिटर्न्स भी ज्यादा मिलने चाहिए। Hmm. ठीक है, तो जब हम सेफ्टी ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, तो हमेशा जब मुझ हमें ऐसा दिखता है कि इंडियन पब्लिक जो है सेफ्टी ऑफ कैपिटल को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देता है। बिकॉज जब भी हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर देखते हैं, तो हमें इस तरीके की न्यूज़ देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप अवेयर हो, कुछ दिन पहले ये कंपनी थी टोरेस कंपनी, जो मंथली 5% रिटर्न लोगों का देने का उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो लोगों का पैसा लेके रातों रात बंद होके भाग गए। कुछ साल पहले शारदा चिट फंड्स, रॉयल ट्विंकल,
ये सारी कंपनियां आई और लोगों को ज्यादा मुनाफा देने का लालच लेके लोगों का पैसा भाग गए। या आजकल नए चल रहे हैं, दिस इज लेटेस्ट वन जो उरण में हुआ था, क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स, एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग का अभी नया स्कैम चल रहा है। डिजिटल करेंसी, बिटकॉइंस। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है जिसमें आपको शेयर्स के फ्रॉड लॉसेस बताए जाते हैं कि उनको इतना प्रॉफिट हुआ, आईपीओ में उतना प्रॉफिट हुआ, और उस लालच में आके आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो और अपना पूरा पैसा गवा बैठते हो। ये हर दिन हमें आज न्यूज़पेपर में ऐसे ही खबरें देखने के लिए मिलती है कि आपको किसी एक बड़ी कंपनी के नाम से कोई एक ऐप किया जाता है, कोई एक वेबसाइट, डमी वेबसाइट की जाती है, और आपको उसमें फ्रॉड रिटर्न्स दिखाए जाते हैं कि हमने इतना रिटर्न बना के दिया, उतना रिटर्न बना के दिया, और उस पे भरोसा करके आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हो और एप्लीकेशन में जाके अपना नाम रजिस्टर करते हो, और धीरे धीरे आप पैसा इन्वेस्ट करके बाद में बड़ा पैसा जब इन्वेस्ट करते हो तब वो चीज, पूरा पैसा आपका निकल जाता है। सो ये काफी सारी आर्टिकल आती है। तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल डेफिनेटली जरूरी है, और अगर आपको ऐसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप या ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ भी डाउट हो, तो आप हमारे एनजे एडवाइजर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। रियली अ जेन्युइन थिंग और इज इट अ फ्रॉड? दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि आज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मोर देन 80,000 करोड़ रुपीज, ये 2024 का आंकड़ा है, मार्च 2024 का, कि मोर देन 80,000 करोड़ रुपीज आज अनक्लेम पड़े हैं। अनक्लेम मतलब जिसे क्लेम करने वाला कोई नहीं है। तो ये आरबीआई ने बीच में न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था कि ये अनक्लेम पैसा क्यों पड़ा हुआ है। तो जितने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में पैसा मैनेज करते हैं, पब्लिक का पैसा, विच इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड या शेयर ट्रेडिंग या कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इनके अंडर आता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सारे बैंक्स को गाइड करते हैं, आईआरडीए जो सब इंश्योरेंस कंपनी को गाइड कर रही है, एंड पीएफआरडीए जो आपका पेंशन का पैसा मैनेज करते हैं। तो ये चार बड़े इंस्टीट्यूशन आज इंडिया में है। इन सभी को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मैंडेट देके रखा है कि आपके हर एक क्लाइंट का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, केवाईसी डिटेल्स और उनका नॉमिनी डिटेल्स विथ नॉमिनी का कोई भी फोटो आईडी प्रूफ के साथ में आपको वो नॉमिनी डिटेल्स अपडेट करने हैं, और उनको उन्हें अपडेटेड रखना है एवरी ईयरली बेसिस। ये क्यों है? क्योंकि अगर आज काफी सारी कंपनीज के पास में लेट से इंश्योरेंस पॉलिसीज, आप जब भी छोटे थे तभी आपके फादर मदर ने कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, आज उसकी मैच्योरिटी आई है, बट उस इंश्योरेंस पॉलिसी के पास में आपका अपडेटेड एड्रेस नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ईमेल आईडीज नहीं है, तो वो पॉलिसी ऐसे ही अनपेड पड़ी हुई है। वो पैसा आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा इसी तरीके से पड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड के कुछ पुराने फॉलियोज है, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया आपको पता नहीं आपने कब किया, और वो फॉलियोज आज डिस्क्लोज हो रहे हैं जिसमें आपका सिर्फ पैन रजिस्टर्ड है लेकिन नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, दैट मीन्स आपका केवाईसी अपडेट नहीं है। तो कंपनी आपको कहाँ पे जाके ढूंढेगी? हमने कई सारा US 64 बॉन्ड्स जो लोगों के थे, जो लोग भूल गए थे इन्वेस्टमेंट करके, हमने कई सारे लोगों के US 64 बॉन्ड्स के पैसे वापस दिला दिए हैं उनको, यूटीआई म्यूचुअल फंड कंपनी के जरिए। तो ऐसे अगर आपके कुछ भी पुरानी इन्वेस्टमेंट है या आपके फिजिकल शेयर्स के बारे में भी अभी गवर्नमेंट ने पेपर में न्यूज दिया हुआ है कि अगर आपके पास कोई फिजिकल शेयर्स पड़े हैं तो वो भी आपको 31 दिसंबर 2025 के पहले आपको वो डीमटेरियलाइज कराने हैं। अगर वो आप डीमटेरियलाइज नहीं कराओगे तो वो पूरा पैसा एजुकेशन फंड में चला जाएगा। तो ये सब चीजें अगर आप अपडेटेड रखोगे आपके हर एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में, यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क और टेक इट एज अ टास्क फॉर आफ्टर दिस सेशन, कि आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उसमें आपको चेक करना है कि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, करंट एड्रेस मेंशन है कि नहीं है, उसमें आपके नॉमिनीज अपडेट है कि नहीं है। बिकॉज ये सब चीजें जब अपडेटेड रहेंगे तो ही आपने जमा हुआ किया किया हुआ पैसा आप तक सही तरीके से पहुंच सकता है। अगर ये नहीं होगा तो ये करने के लिए आप हमारे एडवाइजर्स की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इसमें, सो दैट आपका पैसा जो है सही टाइम पे सही वक्त पे आपके पास पहुंच सके। सो ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है
टू प्रोटेक्ट योर मनी, कि आप मेहनत करके इतना पैसा जमा कर रहे हो और वो अगर सही टाइम पे आप नहीं निकाल पाओगे या आप तक वो नहीं पहुंचेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट करके कोई भी फायदा नहीं है। सो पहले चीज तो ये है कि आपके पैसे को आपको सिक्योर करना है, सेफ्टी ऑफ कैपिटल। दूसरी चीज ये है कि आपके हर एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में केवाईसी डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स आपको अपडेटेड रखनी है। अमित जी, एक मिनट। यस, निरुपमा जी, बोलिए, कौन सा क्वेश्चन है आपका? हम लोगों का टैक्स कटा हुआ। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, ये इंटरैक्टिव सेशन है। बीच में ही अगर आपको लगता है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। निरुपमा जी, या तो चैट बॉक्स पे, अगर आपको ये है लिखना है तो चैट बॉक्स पे। ओके, अमित जी कैरी ऑन। या, थैंक यू। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि काफी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। एफडी हो गया, आरडी हो गया, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड। सॉरी सर टू डिस्टर्ब यू, सॉरी आई एम या, डिस्टर्बिंग यू। यस, यस। एक्चुअली हम लोग बाहर रहते हैं। वी हम लोग का पैसा जो इंडिया भेजते हैं वो टैक्स कटा हुआ पैसा होता है, उसको इन्वेस्ट राइट, करते हैं। राइट। वो अकाउंट में जाएगा, फिर इन्वेस्ट होगा, री इन्वेस्ट होगा, उसके ऊपर आप जो म्यूचुअल फंड में मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा या इनकम होगा, देन अगेन उसमें टैक्स डिडक्शन होगा इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से। बराबर। यस, वो टैक्सेशन का सेशन हम लोग बाद में करते हैं, बिकॉज इसमें कैसा है, देखिए आपने ऑलरेडी टैक्स भर के पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया। फॉरगेट अबाउट द इन्वेस्टमेंट। इंडिया में अगर जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, भले आप प्रॉपर्टी लेते हो या जो भी करते हो, तो यहाँ से आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करोगे या प्रॉफिट अर्न करोगे, ठीक है, तो उसका यहाँ पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, और यहाँ पे भरा हुआ टैक्स अगेन आप आपकी कंट्री में वो क्लेम कर सकते हैं। तो एनआरआई टैक्सेशन रिलेटेड हमारा एक अलग से सेशन है। अगर आप चाहते हैं कि वो सेशन आपके लिए हमें करना है, तो आप हमें उसके हिसाब से एक टाइम स्लॉट अलॉट कीजिए। हम एनआरआई टैक्सेशन का एक अलग से सेशन ले सकते हैं, जो कि हमारी टैक्सेशन टीम मैनेज करती है आपके लिए। सो वी हैव डेडिकेटेड एनआरआई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टीम, जो एनआरआई का टैक्सेशन एज वेल एज हमारे सभी इंडियन क्लाइंट्स के भी टैक्सेशन को मैनेज करती है। सो स्टार्ट विद दिस करंट सेशन। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमेशा एक चीज जरूरी देखनी चाहिए कि मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ। मतलब हमने प्रोडक्ट का तो सब नॉलेज ले लिया कि प्रोडक्ट का रिस्क क्या है, रिटर्न्स क्या है, सब चीज, लेकिन उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट क्यों करना है उसका अगर गोल क्लियर नहीं है, तो अगर वो गोल क्लियर नहीं है, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली कर नहीं पाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि अभी ये सब गोल है, बिकम अ करोड़पति, मेरा ड्रीम हाउस का अगर मुझे बाय करना है, बच्चों का एजुकेशन, पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ, या एनी अदर शॉर्ट टर्म गोल्स। तो शॉर्ट टर्म गोल्स जो हमारे हैं उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और जो भी हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए, जैसे रिटायरमेंट लाइफ हो गया, घर का लोन नील करना है, या मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए मैंने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया हुआ है, तो उस सब चीज के लिए जो प्लान्स अवेलेबल है या जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो डिफरेंट होते हैं। तो आइडेंटिफाई ऑफ योर गोल इज काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर कोई यंग बंदा अभी अभी उन्होंने काम करना स्टार्ट किया है, और आगे जाके उनके लाइफ में क्या गोल्स हो सकते हैं, ही वांट्स टू बाय हिज फर्स्ट कार, ही वांट्स टू बाय उसका पहला घर खरीदने। आजकल घर तो कोई फुल डाउन पेमेंट पे नहीं खरीदते हैं, बट जो उनको इनिशियली जो 20 या 30% अमाउंट पेमेंट करना है घर खरीदने के टाइम पे, वो तो एटलीस्ट वो उसका प्रोविजन कर सकते हैं। तो कुछ सिंपल सिंपल रूल अगर ये अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली एक वेल्दी लाइफ आप जी सकते हो। तो एक हमारा सिंपल फॉर्मूला है, जो भी बंदा अभी न्यू जॉब करने के लिए ज्वाइन हुआ है और उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, तो उसके मंथली इनकम का उसको 70% सेव करना होगा। तब जाके वो अपनी लाइफ की पहली पहली गाड़ी, पहला घर, आगे आने वाले 5 साल में वो ये सब प्रोविजंस अच्छी तरीके से कर सकता है। उसके शादी का खर्चा, उसके घर का डाउन पेमेंट, उसकी गाड़ी लेने का प्रोजेक्ट, तो ये सब चीज वो कर सकता है। बट कब कर सकता है? जब वो 70% अपने हर मंथली सैलरी का सेव करेगा आगे नेक्स्ट 5 साल तक। वही चीज वो बंदे की बाद में शादी हो जाती है, तो वही चीज फिर होम लोन आ गया, लाइबिलिटी आ गई, तो ये रूल जो है वो रिवर्स हो जाता है। फिर भी आपको 30% सेविंग करनी है।
out of which 10% for your child education, 10% for your retirement life and 10% for your other short term goals और long term goals. अगर वो आप 30% भी सेविंग नहीं कर पाओगे तो लाइफ में आगे जाके फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं. तो जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, ये एक फाइनेंशियल पिरामिड हम सभी लोगों को जरूर बताते हैं कि हम जब कमाना चालू करते हैं तो हर कोई बंदा पहले इन्वेस्टमेंट की तरफ देखता है कि मैं आज महीने का एक पैसा कमा रहा हूँ, तो उस पैसे को मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले. आज की डेट में जब हम देखते हैं काफी सारे यंग क्राउड को मिलते हैं, तो उस यंग क्राउड का यही क्वेश्चन होता है कि जब हम आज आज हमने कमाना चालू किया तो आप हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स बताइए, ऐसे कुछ एफएनओ स्ट्रेटेजीज बताइए या ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बताइए जिससे हमें ज्यादा रिटर्न मिले. सो दे आर नॉट अवेयर अबाउट दी प्रोटेक्शन. सो आज अगर आपने कमाना चालू किया है तो फाइनेंशियल प्लानिंग ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रोटेक्शन विच इज इंश्योरेंस. कि आज अगर आपने कमाना चालू किया है तो आपको एटलीस्ट आपके ईयरली इनकम का 20 टाइम्स तक आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए. सो आज जो भी आज कमा रहे हो उसका ईयरली 20 टाइम्स इनकम का आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए. आपका जो भी आज मंथली इनकम है उस मंथली इनकम का 10 टाइम्स आपके पास एटलीस्ट मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए. अब ये दो चीजें क्यों होनी चाहिए? बिकॉज यू कैन से टर्म इंश्योरेंस एज अ प्रोटेक्शन ऑफ योर फ्यूचर इनकम. कि आज एक बंदा कोई साल का 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, वो आगे और 20-30 साल काम करके 20-25 करोड़ रुपया कमाने वाला है, और उसने अगर अभी से 5-10 करोड़ का इंश्योरेंस लेके रखा और उस कमाने वाले बंदे की अगर डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को उसका जो फ्यूचर इनकम वो बंदा जो कमाने वाला है वो इनकम इस टर्म पॉलिसी से आने वाले इंश्योरेंस के पैसे से मिल सकता है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर टर्म इंश्योरेंस. उसमें काज इंश्योरेंस कंपनी ने कई सारे प्लान्स निकाले हैं इन्वेस्टमेंट ऐड करके, यूलिप्स ऐड करके, बट वी ऑलवेज टॉक्स अबाउट द प्योर टर्म इंश्योरेंस. क्राइटेरिया काफी सिंपल है कि आपका जो भी एनुअल इनकम है उसका मैक्सिमम 20 टाइम्स 25 टाइम्स तक आपको इंश्योरेंस कंपनी टर्म इंश्योरेंस दे देती है. सबसे जरूरी चीज, टर्म इंश्योरेंस कब लेनी चाहिए? हमारे पास कई सारे क्लाइंट्स है जो 45-50 एज में टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आते हैं, जो प्रीमियम भी भर सकते हैं काफी बड़ा, 4-5 लाख का प्रीमियम, बट हम उन्हें टर्म इंश्योरेंस नहीं दे सकते. रीजन ये है कि आफ्टर 45-46 ईयर्स क्लाइंट्स को बीपी डायबिटीज आज की डेट में डिटेक्ट हो रहे हैं, जिस रीजन के हिसाब से हम उन्हें टर्म इंश्योरेंस नहीं दे पाते हैं. सो अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो आपको कम एज में ही लेना है. एटलीस्ट आपका 70-75 एज तक का आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए. वी प्रिफरेबली सजेस्ट कि आपको 65 एज तक का तो टर्म इंश्योरेंस एटलीस्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि 65 एज तक आपके काफी सारी लाइबिलिटीज कंप्लीट हो जाते हैं, लोन नील हो जाते हैं. तो टर्म इंश्योरेंस अननेसेसरी 100 साल का भी लेके कोई मतलब नहीं है. एटलीस्ट 60-65 एज तक आप लेके रखिए तो आपका प्रीमियम भी कम लगेगा और आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा. मेडिक्लेम इंश्योरेंस आपको क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आज अगर मैं कुछ कमाई कर रहा हूँ या फिर सोचो अगर मैं महीने का 1 लाख रुपए का आरडी कर रहा हूँ और 2 साल के बाद में मेरा गोल है कि मैं 24 लाख रुपया मेरा इन्वेस्ट हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ ब्याज आ जाएगा तो वो 25 लाख रुपया में मेरे घर खरीदने के काम आएगा. अब लेट से कि ये 2 साल के अंदर अगर कोई बड़ी बीमारी आ गई या फिर एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, तो ये 25 लाख में से 5-10 लाख रुपया अगर मुझे उस बीमारी के ऊपर खर्चा करना पड़ा, तो फिर मेरा फाइनेंशियल गोल्स जो मैंने डिसाइड किया है कि 2 साल के बाद मुझे घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए, क्या वो गोल मेरा कंप्लीट होगा? डेफिनेटली नहीं होगा. आज हमने कई बार देखा है कि मेडिक्लेम पॉलिसी हम लोग कॉर्पोरेट्स में सेमिनार करते हैं तो यंग यंग जो एम्प्लॉयज है वो बोलते हैं कि हमें क्यों मेडिक्लेम अभी लेने का जरूरत है या क्यों टर्म इंश्योरेंस अभी यंग एज में लेने का जरूरत है. मेडिक्लेम में हमने देखा है कि आज की डेट में जो क्लेम्स आ रहे हैं, ज्यादातर क्लेम्स 25-30 ईयर्स के लोगों के ज्यादा है, एंड दैट इज बीमारी के बदले एक्सीडेंटल इंजरीज के क्लेम्स ज्यादा है. और वहीं पे एक्सीडेंटल इंजरीज का ज्यादा क्लेम का चांसेस दूसरा है मोर देन 65 या 70 ईयर्स अबव के सीनियर सिटीजन्स में, जहां पे गिरने के कारण या एक्सीडेंटली उनको इंजरी हो जाती है, हिप इंजरी या कोई फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो वहां पे उनका खर्चा ज्यादा हो जाता है.
एंड हर कोई मेडिक्लेम सोचता है कि सिर्फ बीमारी के लिए है, तो मेडिक्लेम बीमारी के लिए नहीं है। मेडिक्लेम में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी आपको डे वन से एक्सीडेंटल इंजुरीज का बेनिफिट देती है। डे वन से, आज अगर आपने मेडिक्लेम पॉलिसी ली और दूसरे दिन किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो उस मेडिक्लेम पॉलिसी में आप डे वन से आपकी सम अश्योर्ड जितना क्लेम कर पाते हो। हमने कई सारे ऐसे क्लेम्स दिए हुए हैं। एक कॉर्पोरेट्स में एक यंग बंदा था, 5 लाख की उसकी पॉलिसी थी मेडिक्लेम की। कल्याण ठाणे रोड पे उसका एक्सीडेंट हो गया, हार्डली प्रीमियम भरा होगा साल का 3,500 से 4,000 रुपया, और उसका लेग इंजरी हुआ जिसमें 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया। अब यंग बंदा जो अभी अभी काम करना चालू किया है, उसको अगर 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया, सोचो उसका आगे फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्राइसिस आएगा। बट जबकि उसने मेडिक्लेम पॉलिसी लिया था, उसका 2.5 लाख का खर्चा मेडिक्लेम से कवर हो गया। सो हमेशा इन्वेस्टमेंट के पहले आपको ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस। मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, उसके लिए तो सारिका जी है, काफी सालों से इस इंडस्ट्री में है, उनको काफी नॉलेज है, और उनकी एक काफी अच्छी टीम भी है बैकएंड में, जो क्लाइंट्स का क्लेम भी अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। तो आप उनसे बाकी चीजें डिटेल में समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, इमरजेंसी सेविंग, कि अपना जो भी मंथली इनकम है उसका 6 से 8 महीने का प्रोविजन एज एन इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए। कभी भी अगर कोई इमरजेंसी आई, जैसे लॉस ऑफ जॉब या बिजनेस में कुछ क्राइसिस आ गया, तो उस टाइम पे नेक्स्ट 6 से 8 महीने का अगर अपने पास फंड होगा, तो हम लोग हमारी लाइबिलिटीज पे कर सकते हैं, हमारा घर चला सकते हैं, और वो 6 से 8 महीने में हम लोग कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम भी देख सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन 6 से 8 महीने का एटलीस्ट आपके पास इमरजेंसी सेविंग फंड होना चाहिए, जो कि हमने कोविड में भी देखा, जब लोग घर पे बैठे थे तो इमरजेंसी सेविंग जिनके पास नहीं थे वो फाइनेंशियली ट्रबल में थे, और जिनके पास ये अच्छी सेविंग्स थी, दे आर फाइनेंशियली साउंड, तो उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। सो दिस इज कॉल्ड इमरजेंसी सेविंग्स। एंड देन ये दो चीजें करने के बाद में फिर आपको सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स का। अब इन्वेस्टमेंट का जब हम सोचते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा एक स्टेडी और ग्रोथ तरीके से होनी चाहिए। आप सोचेंगे मैं इन्वेस्टमेंट में आज करूंगा, कल नहीं करूंगा, फिर अगेन 1 महीने बाद करूंगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं देगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको सिस्टमेटिक वे से, स्टेडी और ग्रोथ नेचर से करनी चाहिए। सो इस तरीके से अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये सब इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उस इन्वेस्टमेंट को आपको आगे की जनरेशन को भी पास ऑन करना है, तो आपका सक्सेशन प्लानिंग भी होना चाहिए, विल राइटिंग। आपको एक आपकी विल बनानी चाहिए, ताकि आगे की सिचुएशंस, आगे की जनरेशन्स को आपकी अच्छी तरीके से वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो। हमने कई बार देखा है कि काफी सारे एनआरआईज होते हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके फादर मदर के नाम पे। तो वहां पे हम ऑलवेज सजेस्ट करते हैं, क्योंकि एक केस ऐसा हुआ था कि एक एनआरआई ब्रदर था जिन्होंने फादर मदर के नाम पे पैसा ट्रांसफर किया, वहां से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज में वगैरह। और पैसा तो सब ब्रदर का था, इन्वेस्टमेंट फादर के नाम पे था। फादर की डेथ के बाद में जब वो पैसा क्लेम करने गया, तब पता चला कि बाकी के ब्रदर सिस्टर भी उसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं। सो सी, आप नॉमिनी हो इस इन्वेस्टमेंट में, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पैसे के ओनर हो गए, यू आर जस्ट अ कस्टोडियन। अगर उन्होंने विल बनाई होती उनकी फादर की, कि ये जो इन्वेस्टमेंट है जो मेरे बेटे ने मुझे पैसा दे के मैंने आगे किया हुआ है, तो इस इन्वेस्टमेंट का पैसा जो है वो मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए। अगर वो विल वहां पे बनाई होती तो उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट या हेयरशिप सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं था। तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं। सक्सेशन प्लानिंग का हमारा एक रिकॉर्डेड सेमिनार है, जो लिंक मैं आपको सारिका जी को भेज दूंगा। सारिका जी, आप इनके साथ शेयर कर दीजिए। सिर्फ सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर हमारा एक अलग से सेमिनार है। आप वो एक बार सेमिनार देखिए, उसमें कई सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी कि आपको सक्सेशन प्लानिंग और विल बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट एजेंडा। सो दीज आर सम, ये एक फॉर्मूला है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपना गोल अचीवमेंट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल गोल अगर हम अचीव करना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला एक ही है कि स्टार्ट अर्ली, जल्दी शुरुआत कीजिए, इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास एंड रेगुलरली सेव कीजिए, तो ही आपका फाइनेंशियल गोल अचीव होगा।
सो ये एक एग्जांपल है कि आपको जल्दी शुरुआत क्यों करनी चाहिए। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में लेट से 45 इयर्स का बंदा है जो 45 इयर्स में सोच रहा है कि मुझे 60 साल में मैं रिटायर होगा तो मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, उनकी इनकम भी अच्छी है, महीने का 20,000 रुपया सेव कर सकते हैं। तो 45 इयर्स के जो बंदे हैं जो सोच रहे हैं कि महीने का मुझे 20,000 सेव करूंगा, तो उनकी रिटायरमेंट में उनको 1 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा, जबकि वो 36 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेंगे पूरे 15 साल में, आगे की 15 साल में। तो जो 45 इयर्स वाला बंदा है उसके हाथ में कितने हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? सिर्फ 15 इयर्स, और उनका कॉर्पस बन रहा है 1 करोड़ रुपया। वहीं पे उसी ऑर्गेनाइजेशन में 25 इयर्स का बंदा है, उसको गाइड किया हमने कि भाई आपकी रिटायरमेंट को आपको जल्दी सोचना चाहिए, क्योंकि आपको जो मिलने वाला कॉर्पस है आप जल्दी शुरुआत करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। तो 25 इयर्स के बंदे ने सिर्फ 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना चालू किया, 50% लेसर देन 45 इयर्स वाला बंदा। तो 45 इयर्स वाला बंदा 20,000 सेव कर रहा है, 25 इयर्स वाला जो लड़का है उसने 10,000 ही सेव कर रहा है, बट जबकि उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड काफी लंबा है, 35 इयर्स का है। तो उस बंदे का कॉर्पस कितना बना? 42 lakhs उसकी इन्वेस्टमेंट हुई, और उसका जो कॉर्पस बना वो ऑलमोस्ट 6 करोड़ 40 लाख रुपीज बना। तो ये यहाँ पे क्या दर्शाता है कि आप जितना इन्वेस्टमेंट करना जल्दी स्टार्ट करो, उतना आपके इन्वेस्टमेंट को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। जितने साल आप अपने इन्वेस्टमेंट को देंगे, अमी जी आपकी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मीन्स उतने ये, साल। हाँ थोड़ा सा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, वेरी इजी लैंग्वेज। यस। सो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज नथिंग बट कि आपके इन्वेस्टमेंट को आपको ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रखना है। अब लेट्स से कि कोई एक इन्वेस्टमेंट अगर 12% से ग्रो हो रही है, तो वो हर 6 साल में डबल होती जाएगी। एक रूल ऑफ 72 है, सिंपल सा रूल है कि आप 72 नंबर को अगर आप रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करोगे तो मिलने वाला आंसर है कि कितने साल में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी। ठीक है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट 12% से ग्रो हो रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट 6 साल में डबल होगी। तो आपने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया, 6 साल में वो 2 लाख हो जाएगा। वही 12 साल में 2 लाख का 4 लाख हो जाएगा। 18वें साल में 4 लाख का 8 लाख। अब अगर आपका 25 साल का व्यू है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 18 गुना होगी उस 25 साल में, 12% रिटर्न के हिसाब से। सो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसे ही है। और कोई इन्वेस्टमेंट अगर 15% से बढ़ रही है तो वही इन्वेस्टमेंट 25 साल में आपको और भी ज्यादा बन के मिलेगी। सो अगर हम यू नो ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं जिसमें पावर ऑफ कंपनी का आप जितना ज्यादा समय तक इन्वेस्टेड रखो, क्योंकि अपने कई सारे गोल्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के होते हैं। आज अगर किसी का बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे के लिए एजुकेशन का प्लानिंग करना है तो हमें 15-16 साल तक का प्लानिंग करना होता है। आपके रिटायरमेंट के लिए अगर आज आज किसी ने रिटायरमेंट के लिए स्टार्ट किया, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, 25 साल का बंदा अपने रिटायरमेंट के लिए सोचता है, 35 इयर्स तक सोचेगा वो, तो सोचो कितना बड़ा कॉर्पस जमा होगा। सो इस हिसाब से ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। सेकेंड चीज ये है कि इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास। सो इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास का मतलब क्या है? आपको ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको महंगाई से ज्यादा रिटर्न देगा। अब इसका एक मैं सिंपल सा एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि मेरे दोस्त की शादी में उसने अंकल ने बोला कि भाई मैं तुझे 2 लाख रुपया दे रहा हूँ, उससे उससे बुलेट बहुत पसंद है। तो 2 लाख रुपया उसके अंकल ने उसकी शादी में दी, बोला ये लेके भाई आप बुलेट ले लेना। तो दोस्त के फादर ने बोला बुलेट अभी मत लो, अभी ये 2 लाख रुपया मिला है वो बैंक में एफडी करो, 1 साल के बाद में उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, तो 1 साल के बाद आप बुलेट ले लेना। एंड ही एग्रीज फॉर दैट। सो 1 साल के बाद में जब वो बैंक में पैसा लेने गए तो 2 लाख के ऊपर सिर्फ 7% ब्याज मिला, तो 2 लाख के ऊपर उनको मिला 14,000 का ब्याज। तो अभी हाथ में आ गए 2,14,000। लेकिन जो 2 लाख रुपए की बुलेट जो 1 साल पहले 2 लाख में मिल रही थी, उसका प्राइस आज हो गया 2.25 लाख रुपया। मतलब उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया जिसका ग्रोथ रेट बुलेट की प्राइस से ग्रोथ रेट से कम था। तो महंगाई 8 या 10 टके से बढ़ रही है और हम लोग जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न्स अगर 6 या 7 टका है, तो आप महंगाई को बीट नहीं कर पाओगे। आप पैसा तो बना लोगे लेकिन आप महंगाई को बीट नहीं कर पाओगे। सो इसका असर ये होगा कि आप जो भी चीज खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद नहीं पाओगे, या तो फिर उससे कम रेट पे सेटल हो जाओगे। सो जनरली इंडियंस जो है इसी सारे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। हम सब लोग सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, बैंक एफडी में पैसा रखते हैं,
पीपीएफ में पैसा रखते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली हमने 6% लिया हुआ है। तो अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हो तो आप इन्फ्लेशन से कम पैसे कमा रहे हो। बैंक एफडी कर रहे हो तो आप हार्डली कुछ इन्फ्लेशन से ज्यादा बना रहे हो। पीपीएफ में भी आप 2-2.5% ज्यादा बना रहे हो। गोल्ड में चलो आप इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा बना रहे हो, और इक्विटी एक ऐसा असेट क्लास है जिसमें आप इन्फ्लेशन से काफी सारा ज्यादा पैसा बना सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल है कि आज से 25 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपया डिफरेंट असेट क्लास में डाला होता, लेट से किसी को 1 लाख रुपया उसके बेटी के जन्मदिन पे उनके किसी सारे रिलेटिव्स ने जमा करके दे दिया कि भाई ये आपके बेटी के नाम पे आपको रखना है, और 25 साल के बाद में जब आप उसकी शादी करेंगे, आपको ये पैसा आपकी बेटी को देना है। तो अगर वो पैसा उन्होंने गोल्ड में रखा होता तो आज की डेट में उस 1 लाख रुपए का बना है 14 लाख, 14.5 लाख करीब। सिल्वर में रखा है तो उस 1 लाख रुपए का बना है 10 लाख। बैंक एफडी में रखा है तो उस 1 लाख का बना है करीबन 6.5 7 लाख रुपया। कॉर्पोरेट एफडीज जो कंपनी की डायरेक्ट एफडीज होती है उसमें उसका करीबन 7 से 8 लाख रुपया बना है। डायरेक्ट सेंसेक्स में भी अगर इन्वेस्ट किया है तो उसका 20 20 लाख के करीब बना है। और जो पैसा म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है उसका आज के डेट में 39 लाख रुपीज बना हुआ है। और ये 25 साल का डेटा ये हम आपको लाइव दिखा सकते हैं। इस सेशन के बाद में मैं लाइव दिखाऊंगा कि ये 1 लाख रुपए का एक्चुअली कितना वैल्यू बना हुआ है। तो ये असेट अलग अलग असेट क्लास में पैसा बना हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब पैसा उठा के किसी एक ही असेट क्लास में डालना है। म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है या गोल्ड अच्छा रिटर्न दे रहा है तो उसमें ही पूरा पैसा डालना है, ऐसा भी नहीं है। आपको डाइवर्सिफिकेशन रखना है। किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन रखना है उसके लिए आपको एडवाइजर की हेल्प लेनी है कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो उस 100 रुपए में से कितना पैसा आपको गोल्ड में रखना है, कितना पैसा आपको बैंक एफडी में रखना है, कितना पैसा आपको म्यूचुअल फंड में रखना है, या कितना पैसे का आप डायरेक्ट इक्विटी ले सकते हैं। इसका एक रेशो होता है जो आप एडवाइजर की हेल्प से और आपके फाइनेंशियल गोल्स का पीरियड आइडेंटिफाई करके उसके कॉम्बिनेशन से हम ये आपको आंसर दे सकते हैं। जब हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में सेफली आपको इक्विटी से ज्यादा रिटर्न मिलता है। क्यों मैं सेफली बोल रहा हूँ उसका आंसर आपको आगे मिलेगा। बट म्यूचुअल फंड जनरली काम कैसे करता है? तो म्यूचुअल फंड एक्चुअली ये आता है सेबी के अंडर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंक के सारे प्रोडक्ट आरबीआई के अंडर आते हैं, इंश्योरेंस के सारे प्रोडक्ट आरबीआई आईआरडीए के अंडर आते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड्स के सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है सेबी के अंडर आते हैं। तो इसमें एक फंड पहले एक स्कीम डिजाइन की जाती है। जैसे एक स्कीम लार्ज कैप स्कीम डिजाइन की गई जिसका मैंडेट होता है सेबी मैंडेट कि अगर आप लार्ज कैप स्कीम डिजाइन करते हो तो आपको देश के टॉप 100 कंपनीज में के शेयर्स में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फंड मैनेजर ने एक स्कीम लॉन्च की, चलो लार्ज कैप फंड। तो उसका मोटो क्या है कि उसको देश की टॉप 100 कंपनी के शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना है। अब फंड मैनेजर का ये व्यू सोच के समझ के जिन लोगों ने इस स्कीम में पैसा डाला, तो वो लोगों को क्या समझना चाहिए कि लार्ज कैप फंड्स जो है इसमें अगर पैसा डालना है तो आपको कम से कम 5 से 6 साल वो पैसा इन्वेस्टेड रखना है, उसमें से वो पैसा निकालना नहीं है। अब ये नॉलेज लेके जो बंदा इस लार्ज कैप फंड में पैसा डालेगा और 5-6 साल में वो पैसा निकाल लेगा तो वो बंदा जरूर प्रॉफिट करेगा। तो फंड मैनेजर्स वो सबसे सब इन्वेस्टर से जमा किया हुआ पैसा अपने हिसाब से टॉप 100 स्टॉक्स का एक इंडेक्स बना लेता है और उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करता है। और उससे जो रिटर्न्स बनेगा, प्राइस का ग्रोथ, डिविडेंड मिला के सब जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट इन्वेस्टर को पास ऑन किया जाता है। तो हमेशा म्यूचुअल फंड की स्कीम इसी तरीके से काम करते हैं कि पूल ऑफ मनी लोगों से पैसा जमा करते हैं, उसको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो है वो उस पैसे को मैनेज करता है, उससे आने वाला प्रॉफिट रिटर्न्स वो अपने इन्वेस्टर को पास ऑन कर देते हैं। तो म्यूचुअल फंड जनरली इस तरीके से काम करता है। और रोल ऑफ सेबी क्या है इसमें? तो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड एक काफी सेफ प्रोडक्ट है। क्यों है? क्योंकि इसमें सेबी की काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। सेबी अवेयरनेस करते रहता है, एजुकेशन देते रहता है काफी सारे अपने क्लाइंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को।
रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स की तरफ ध्यान देते रहते हैं। ग्रीवियंस रिड्रेसल, अगर म्यूचुअल फंड में कहीं कुछ आपको घटना ऐसी हो कि आपके पैसे नहीं मिले या कुछ है, तो आप सेबी की कंप्लेंट कर सकते हो। इसके ऊपर पूरा सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग सेबी का होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि काफी स्ट्रिक्ट है इन्वेस्टमेंट के मामले में। और ये सब जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ, सॉरी, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी ध्यान रखे हुए हैं। अब आप जिस किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से इन्वेस्ट होती है, डाइवर्सिफाइड भी। ये एक मल्टी कैप फंड का पोर्टफोलियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है, तो उस 1 लाख रुपया लार्ज कैप कंपनियों में कितना इन्वेस्ट हुआ है, स्मॉल कैप कंपनियों में कितना इन्वेस्ट हुआ है, और मिड कैप कंपनियों में कितना इन्वेस्ट हुआ है, और अक्रॉस द सेक्टर कैसे इन्वेस्ट हुआ है। कि फाइनेंशियल सर्विसेज में आपके 1 लाख रुपए में से 200 रुपया फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट हुए, 2,000 रुपए, 1,000 रुपया, 1 लाख रुपया हेल्थ केयर में इन्वेस्ट हुए। तो ऐसे डाइवर्सिफाइड तरीके से आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ये हो गए सेक्टर्स और ये हो गई कंपनीज। आगे जाके और वो पैसा कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है और कौन से प्रोपोर्शनेट में। तो ऐसी कंपनीज में, अच्छी अच्छी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और ये जो इंफॉर्मेशन है, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको हर महीने उस म्यूचुअल फंड स्कीम का ये ऐसे पोर्टफोलियो आपके मेल में आता है, जिसे हम बोलते हैं फैक्ट शीट। सो ये फैक्ट शीट आपको गूगल पे भी अवेलेबल है, हर एक फंड की, हर एक स्कीम की। और जब आप हमारे इन्वेस्टर बन जाते हैं, तब ये फैक्ट शीट आपको आपकी ईमेल में भी आ जाती है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो रही है, कौन से शेयर्स में हो रही है या कौन से बॉन्ड्स में हो रही है। आगे बढ़ते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स अगर इतना डाइवर्सिफाइड तरीके से काम कर रहा है, तो डेफिनेटली इसके रिटर्न्स भी काफी अच्छे बन रहे हैं। और इसमें डिफॉल्ट रिस्क काफी कम है। डिफॉल्ट रिस्क मैं बोलूंगा कि इसमें पैसे डूबने के चांसेस है ही नहीं, ना के बराबर। वोलाटिलिटी जरूर है कि आज मैंने 1 लाख रुपया डाला, तो शुरुआत में मेरा 1 लाख का 95,000 भी दिख सकता है, 94,000 भी दिख सकता है। लेकिन अगर मैं 5 से 6 साल तक ऐसे स्कीम में, इक्विटी स्कीम में अगर मैं इन्वेस्टेड रहता हूँ, तो मेरा पैसा काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ होके मुझे मिलता है। ये हम लाइव देखेंगे सेशन के बाद में। देन म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है। आपको एक सेकेंड इनकम रेगुलरली अगर चाहिए, लेट से आपके पास एक 15 लाख रुपया पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मुझे एक रेगुलर इनकम आना चाहिए, तो आज मार्केट में इंश्योरेंस कंपनी अवेलेबल है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का स्कीम है, पोस्ट ऑफिस का स्कीम है, जिसमें आप पैसा डाल के एक मंथली इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक तो आपका पैसा लॉक इन हो जाता है 8 से 10 साल के लिए। दूसरी चीज, आप जब मैच्योरिटी में पैसा निकालोगे, तो आपने जो अमाउंट डाला है वही अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा, आपका प्रिंसिपल रिटर्न मिलेगा। तो ये जो, अगर आपको मंथली फिक्स इनकम का रिटर्न आपको चाहिए और प्रिंसिपल अमाउंट में भी ग्रोथ चाहिए, तो म्यूचुअल फंड स्कीम, म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे आप एक रेगुलर इनकम ले पाओगे। और सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी ग्रो हो जाती है। अब वो कैसे ग्रो होती है, उसका एक एग्जांपल देखेंगे। बहुत सारे लोग एक मंथली इनकम के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बदले या बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं या पोस्ट ऑफिसेस में। आज रियल एस्टेट का जो यील्ड है ऑल ओवर इंडिया का, वो है 2 to 3%। रेंटल यील्ड में बोल रहा हूँ। उसमें से भी अगर आप मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल दे, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल चार्जेस काफी तरीके के हैं, प्रॉपर्टी टैक्स आपको भरना पड़ता है, तो ये सब चीजें अगर आप निकाल दे, तो रियल एस्टेट का रिटर्न इज हार्डली 9 to 10%, एक्सक्लूडिंग रेंट। काफी सारे लोग बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बैंक एफडी क्यों नहीं करना चाहिए, और क्यों आज बैंक एफडी का बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड के बैलेंस एडवांटेज स्कीम में आ रहा है, इसका हम एक रीजन यहाँ पे देखेंगे। तो अगर कोई बंदा 20-30% टैक्स ब्रैकेट में है, तो बैंक एफडी के सामने म्यूचुअल फंड उनको कैसे हेल्प कर सकता है। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म का पैसा अगर आपको चाहिए, तो आप बैंक एफडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म होराइजन है, 4 या 5 साल या 3 साल का, तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि मैंने अगर 1 करोड़ की एफडी की 5 साल के लिए एट द रेट ऑफ 8%, उसका गेन हो रहा है 46,93,000। और यहाँ पे अगर मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूँ तो 46 लाख के ऊपर मुझे 30% टैक्स भरना पड़ रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 14 लाख रुपीज। तो मेरे हाथ में कितना नेट इंटरेस्ट आ रहा है? 32 लाख रुपीज, 85,000। वेयर एज म्यूचुअल फंड का जो बैलेंस एडवांटेज स्कीम है, उसका रिटर्न्स, कम से कम रिटर्न सिर्फ 10% हमने लिया हुआ है पिछले 10 साल का रिटर्न। अब ये 10% के हिसाब से एक तो मुझे इंटरेस्ट बन रहा है 61 लाख रुपीज। इस 61 लाख रुपीज में मुझे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कितना भरना है? तो टैक्स मुझे भरना है 12.5%। पहले तो ये 61 लाख रुपीज में से मैं 1.25 लाख रुपीज का डिडक्शन लूंगा, जो गवर्नमेंट ने मुझे अलाउ किया है। और बचे हुए 59 लाख रुपीज के ऊपर मुझे सिर्फ 7,47,000 टैक्स भरना है, अगर मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूं तो भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30% टैक्स ब्रैकेट वाले ने अगर बैंक एफडी में पैसा डाला तो उसे 14 लाख रुपया टैक्स भरना पड़ रहा है। और वही अगर उसने म्यूचुअल फंड के बैलेंस एडवांटेज स्कीम में पैसा डाला तो उसे सिर्फ 7.5 लाख रुपया टैक्स भरना पड़ रहा है। तो रिटर्न्स में डिफरेंस 2% का नहीं है। अगर आप अमाउंट में देखेंगे तो 1 करोड़ की बैंक एफडी के सामने मुझे 33 लाख करीबन जेब में आ रहा है, और 1 करोड़ के म्यूचुअल फंड के बैलेंस एडवांटेज स्कीम के सामने मुझे ऑलमोस्ट 53 से 54 लाख रुपीज पोस्ट टैक्स मुझे जेब में आ रहा है। पोस्ट टैक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। टैक्स भरने के बाद भी मैं इतना सारा पैसा मेरे जेब में ले रहा हूँ। तो ऑब्वियसली एक अच्छा ऑप्शन है ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जिनको अपना पैसा कम से कम 3 या 5 साल के लिए होल्ड करना है। अगेन डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि बैलेंस एडवांटेज स्कीम ऐसे इन्वेस्टर के लिए है जो अपना पैसा कम से कम 3 या 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ये स्कीम्स नहीं है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो अगर मुझे मंथली इनकम लेना है और मुझे प्रॉपर्टी से ज्यादा रिटर्न चाहिए, या बैंक एफडी में मुझे मैच्योरिटी में प्रिंसिपल अमाउंट ही मिलेगा, या पोस्ट ऑफिस में प्रिंसिपल अमाउंट ही रिटर्न मिलेगा, तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन अवेलेबल है? तो ये सॉल्यूशन सिंपल है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आपने एसआईपी वर्ड सुना होगा, इस सेशन में आप एसडब्ल्यूपी वर्ड भी सुनेंगे, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगेन यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि हम लोग आपके लिए कोई 2% 3% फिक्स मंथली इनकम का स्कीम नहीं लेके आए हैं। ये एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है जिसमें आपका ही इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आप सिस्टमैटिक वे से विड्रॉ करते हो। उसके फॉर्मूलेस क्या है और उसकी इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पे करनी चाहिए वो हम यहाँ पे बताएंगे। सो जब आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए ऑप्ट करना चाहते हो, ये प्लान लेना चाहते हो, तो इस तरीके का जो फंड है वो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज स्कीम में, जिसका कम से कम रिटर्न 10 या 11% साल का बन जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कम से कम रिटर्न। इसके बनने के लिए रिटर्न्स तो 15% भी बने हुए हैं। तो अगर आपको एक फिक्स मंथली अमाउंट चाहिए, लेट से आपको महीने का 1 लाख रुपया चाहिए, तो आपको 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड में, जिसके ऊपर आप महीने का 1 लाख रुपया ले सकते हैं। और उसके बावजूद आपके जो 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं उसकी वैल्यू भी आपकी बढ़ती रहेगी। बट ये वैल्यू इमीडिएटली पहले या दूसरे साल में अप्रिसिएशन नहीं दिखेगा। इस वैल्यू में अप्रिसिएशन देखने के लिए आपको कम से कम 3 साल तो देने पड़ेंगे। तो दैट्स व्हाई डिक्लेरेशन ऐसा है, डिस्क्लेमर, कि अगर आप मंथली विड्रॉ कर ले रहे हैं आपके इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट से, तो वो अमाउंट आपको कम से कम 6 साल तक इन्वेस्टेड रखना है, क्योंकि पहले 1 या 1.5 साल में ये आपकी अमाउंट निगेटिव भी दिख सकती है। तो ये एक एग्जांपल है कि मैंने 40 लाख रुपया अगर इस हाइब्रिड स्कीम में इन्वेस्ट किए होते, अब इस स्कीम का एवरेज रिटर्न जो बना है डेट 9.62% बना हुआ है, उसमें से मैं मंथली 20,000 रुपया विड्रॉल भी ले रहा हूँ, और ऐसे में 20 साल तक विड्रॉल लेते रहा मेरे रिटायरमेंट लाइफ में, और उसके बाद 20 साल के बाद भी मेरी 40 लाख की वैल्यू हो गई 1 करोड़ 15 लाख रुपया। 20 लाख विड्रॉ 20,000 हर महीने विड्रॉ लेने के बाद भी आफ्टर 20 ईयर्स मेरे 40 लाख की वैल्यू हो गई 1 करोड़ 15 लाख रुपए। तो ये
कैसे हुआ, इसके में एक सिंपल फॉर्मूला है कि आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे हाइब्रिड स्कीम या बैलेंस एडवांटेज स्कीम में, उसमें जो पर मंथली विड्रॉल है, इसका एक रेशो है कि आप साल का 6 से 8% के ऊपर विड्रॉल नहीं ले सकते, मैक्सिमम 8%। अगर आप इस तरीके से विड्रॉल लेते हो तो आपकी दो चीजें आप यू नो आप अचीव कर पाते हो। एक तो आप आपका टैक्स बचा पाओगे। इसमें अगर आप देखेंगे कि 40 लाख के ऊपर आप 20,000 रुपया जो विड्रॉ कर रहे हो, दैट इज नॉट योर इंटरेस्ट। ये आपका इनकम में इंटरेस्ट काउंट नहीं किया जाएगा, ये आपका विड्रॉल काउंट किया जाएगा, और इसके ऊपर का प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा, तो इसमें आपका टैक्स स्लैब हट जाएगा। अगर मैं 2,40,000 रुपया विड्रॉ कर रहा हूँ साल का, जिसमें आई अज्यूम की 30% प्रॉफिट है, एक साल में 30% प्रॉफिट हुआ, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? 2,40,000 के ऊपर हार्डली मुझे 80,000 का प्रॉफिट हुआ। गवर्नमेंट ने मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख का डिडक्शन दिया हुआ है, तो जब तक मेरा प्रॉफिट 1.25 लाख के अंदर है तब तक मुझे एक पैसा भी टैक्स नहीं भरना है। तो मतलब इसका ये मतलब ये हुआ कि ये 2,40,000 रुपया मैं साल का निकाल रहा हूँ, ये कंप्लीट मेरा टैक्स फ्री हो गया। वही अगर मैं 2,40,000 साल का इंटरेस्ट ले रहा हूँ बैंक, आरडी, पोस्ट ऑफिस या इंश्योरेंस में से, तो और अगर मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में हूँ, तो उस 2,40,000 के ऊपर मुझे 30% टैक्स भरना पड़ेगा, 30% टैक्स भरना पड़ेगा। सो दैट्स वाई म्यूचुअल फंड के बैलेंस एडवांटेज स्कीम में पैसा रख के उसमें से अगर आप 6 से 8% साल का विड्रॉल लेते हो, ये आपके लिए एनी टाइम बेनिफिशियल है कि ये आपका टैक्स भी बचा रहा है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट को ग्रो भी कर रहा है। इसके साथ में ये हमने कुछ फंड्स के, बैलेंस एडवांटेज फंड के एग्जांपल दिए हुए हैं, रिटर्न्स के एग्जांपल, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 महीने के रिटर्न्स कोई कोई फंड्स के निगेटिव है, एक साल के रिटर्न सिंगल डिजिट में दिख रहे हैं, लेकिन इस ऐसे तरीके के स्कीम के 3 या 5 साल के रिटर्न डबल डिजिट में ही है। सो अगर आप साल का 6 या 8% निकाल रहे हो और इस स्कीम के रिटर्न अगर डबल डिजिट में है, तो ऑब्वियसली आपका प्रिंसिपल जो है अप्रिशिएट होगा, प्रोवाइडेड आपको वो पैसा 3-5 साल के ऊपर के लिए रखना है, तो ही वो पैसा ग्रो होगा। शॉर्ट टर्म का पैसा इस तरीके के स्कीम में नहीं रखना है। तो ये काफी सारे स्कीम्स हमने स्क्रीन पे दिए हुए, एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी, एसबीआई, बड़ौदा, टाटा, एडलवाइज, जिन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर को हमारे बना के दिए हुए हैं। अगेन अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड में अगर किसी ने 2004 में पैसा डाला हुआ है 5 लाख रुपया, जब गोल्ड के 1 ग्राम का भाव था 585 रुपीज, आज गोल्ड का भाव ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज पर ग्राम हो गया। तो अगर मैंने 2004 में गोल्ड लिया है 5 लाख रुपए का, तो आज उस गोल्ड की वैल्यू करीबन 90,000 रुपया है, 90 लाख रुपया है। और वही 2004 में एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की स्कीम आई थी, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तब उसके म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट मिलते हैं, तब उसकी यूनिट की वैल्यू थी 52 रुपीज 28 पैसे। और उस टाइम पे अगर किसी ने 5 लाख रुपया इस एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में डाले होते, तो आज उस 5 लाख रुपए की वैल्यू है 1,80,00,000 रुपया। तो जिसने पूरा 100 रुपया गोल्ड में डाला 2004 में, उसको आज 2025 21 साल के बाद में वैल्यू कितनी मिली? करीबन 80 लाख रुपए। और जिसने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डाला 2004 में, उसकी आज की वैल्यू 1,80,00,000 रुपया। मतलब गोल्ड का वैल्यू से 1 करोड़ ज्यादा उनको मिला। सो दैट इज डिफरेंट बिटवीन गोल्ड एंड म्यूचुअल फंड्स। बट स्टिल हम कहते हैं कि आपको गोल्ड में पैसा रखना चाहिए, बट पूरा पैसा नहीं रखना चाहिए। 10 से 15 से 20% आपको गोल्ड में अलोकेशन लेना चाहिए। गोल्ड में अलोकेशन लेने के टाइम पे अगर आप सोचेंगे कि आप फिजिकल गोल्ड बाय करेंगे, तो आज के डेट में फिजिकल गोल्ड रखने का खर्चा भी ज्यादा है, बैंक में लॉकर लो, मेंटेन करो, या रिस्क भी ज्यादा है, फिजिकल गोल्ड खो जा मतलब चोरी हो जाने का डर है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको गोल्ड लेना ही है, तो हमारे पास आपके गोल्ड ईटीएफ्स अवेलेबल है, तो आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका वैल्यू फिजिकल गोल्ड के जैसा ही बढ़ता है, और जब चाहे आप वो निकाल के फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं।
जिसमें आपका लॉकर का खर्चा भी बचेगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड जो है, गोल्ड ईटीएफ्स, तो वो चोरी होने का भी डर नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है कि यहाँ पे जितने भी फीमेल मेंबर्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड पहन के नहीं दिखा सकते। तो शादी में जाएंगे तो आप गोल्ड का स्टेटमेंट नहीं लेके जा सकते कि मेरे पास इतना गोल्ड आजकल कोई पैसा भी नहीं है अमित जी। है। सो दैट्स द मेन थिंग। टैक्स डिडक्शन, टैक्सेशन के हिसाब से भी अगर, बट आई थिंक अभी जो नया टैक्स स्लैब आने की वजह से काफी सारे लोग टैक्स डिडक्शन में जाएंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि नए टैक्स स्लैब में अभी आपको 12 लाख रुपए तक का इनकम तक टैक्स फ्री है, और कुछ डिडक्शन गवर्नमेंट ने जो डिडक्शन दिए वो अगर ऐड करेंगे तो 13.5 लाख तक का आपका इनकम नए टैक्स स्लैब में ओवरऑल टैक्स फ्री है। बट फिर भी अगर आप टैक्स डिडक्शन के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे बैंक एफडी हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, आप पीपीएफ में भी काफी सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो वही अगर आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो म्यूचुअल फंड के ईएलएसएस स्कीम होते हैं, जिसे हम लोग टैक्स सेवर स्कीम कहते हैं, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करें तो सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि इसमें लॉक इन पीरियड काफी कम है। पीपीएफ में आपका पैसा 15 साल लॉक हो जाता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 5 से 6 साल, बैंक एफडी में 5 साल, और वही ईएलएसएस में सिर्फ 3 साल आपका पैसा लॉक इन रहता है, उसके बाद में वो पैसा आप निकाल सकते हो। हमने इस सारे प्रोडक्ट के कंपैरिजन दिया हुआ है कि मैं अगर 1.5 लाख रुपया हर साल डाल रहा हूँ ऐसे प्रोडक्ट में 15 साल तक, तो मैं करीबन 18 लाख रुपया इन्वेस्ट करूंगा, तो उस 18 लाख की वैल्यू इन अलग अलग प्रोडक्ट में कितनी हो गई? बैंक एफडी में उस 18 लाख की वैल्यू करीबन हो गई 39 के करीब, एनएसई में हो गई 42 लाख के करीब, और पीपीएफ में हो गई 43 लाख के करीब। सो सब में रिटर्न ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7% तक रिटर्न बना ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में। और वही इन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के अलावा अगर मैंने म्यूचुअल फंड के ईएलएस स्कीम में डाला हुआ है, तो उसमें मेरा रिटर्न बना है मिनिमम कम से कम 12.62%। सो वहां पे मेरा बना 66 लाख रुपीज। ये 66 लाख रुपीज में से अगर मैं टैक्स भी हटा दूं तो भी मैं 60 लाख रुपए मेरे जेब में आया। ये तो हो गया कम से कम रिटर्न। ये टाटा ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, टाटा म्यूचुअल फंड का। ये 31 मार्च 2024 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो इस म्यूचुअल फंड में अगर किसी ने पैसा डाला है और उन्होंने 99 से लेके 2024 25 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो जिसने 26 लाख रुपया पीपीएफ में डाला उसका रिटर्न बना करीबन 8%, 7.92, क्योंकि पहले पीपीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा थे, अभी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए, तो हमने पिछले 15 साल का एवरेज लिया है, तो ये एवरेज बन गया आपका 7.92 रुपीज। तो ये 99 से लेके अभी तक 2024 तक जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हुआ, पहले तो 70,000 ही अलाउड था, बाद में डिडक्शन 1 लाख अलाउ हुआ, फिर बाद में 1.5 लाख अलाउ हुआ, तो ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बनी 26,80,000। तो पीपीएफ में उसमें बने हैं 68 लैक्स, 26,80,000 के सामने पीपीएफ में बने 68 लैक्स। और वही चीज टाटा टैक्स सेवर फंड में बने 1 करोड़ 93 लैक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पीपीएफ में बने 68 लैक्स, और टाटा ईएलएसएस टैक्स सेवर में बना 2 करोड़ 57 लैक्स। रिटर्न्स ऑलमोस्ट 16% आया, रिटर्न्स ऑलमोस्ट 16% आया। तो यहाँ पे मिनिमम रिटर्न हमने काउंट किया है कि मिनिमम रिटर्न ऑलमोस्ट 12.5% भी आपका हो जाता है, तो भी आपको इस तरीके से आपका रिटर्न्स बन सकता है, 18 लाख के सामने 66 लाख रुपीज ऑफ रिटर्न। तो ये एक प्रोडक्ट आप देख सकते हैं फॉर टैक्स सेविंग पर्पज के हिसाब से। जब हम लोग डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम का रिटर्न देखते हैं पिछले 25 साल का, सेंसेक्स का रिटर्न विच इज अराउंड 16-17%। किसी ने अगर 1 लाख रुपया डाला हुआ है तो आज की डेट में उस 25 सालों में 40 लाख रुपीज बन गया है। अगर कोई 10,000 की एसआईपी कर रहा है तो आज की डेट में उसका 4 करोड़ रुपया बना हुआ है एट रेट ऑफ 17% के हिसाब से। ये एवरेज रिटर्न है लॉन्ग टर्म का, तो ये आप एक्सपेक्ट करके आगे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग का जो भी है उसमें आप रिटर्न, स्टिल वी सजेस्ट कि आप 12% रिटर्न अज्यूम करके आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। अगर रिटर्न ज्यादा आ गए तो दो बेनिफिट होंगे,
जहाँ पे आप छोटा घर लेने का सोच रहे थे वहां पे आप बड़ा घर ले सकते हो, या तो जो घर आप 10 साल के बाद लेने का सोच रहे हो वो आप 7 या 8 साल में ही ले सकते हो। नहीं, 12% तो के ऊपर जितना आएगा वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो इस तरीके से आप ये प्लानिंग्स कर सकते हो, और ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है जो आपको काफी अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। बट जब हम बोलते हैं कि एसआईपी में रिटर्न्स इतने परसेंट से रिटर्न बना है, तो सब लोगों को ऐसे लगता है कि हर साल मुझे 15%, 15%, 15%, 15% ऐसे रिटर्न बनेगा। बट एक्चुअल में एसआईपी कैसे चलती है वो हम लोग देखते हैं। ये एक आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप स्कीम है जो 1999 में स्टार्ट हुआ था, और ये उस स्कीम के रिटर्न है। तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने 10,000 की एसआईपी स्टार्ट की, 1,20,000 रुपया इन्वेस्ट किया, मेरी वैल्यू हो गई 1,24,000 रुपया। तो यूनिट्स एक्यूमुलेट हो गए 3,300। तो एक साल में मुझे प्रॉफिट बना सिर्फ 60.5% रिटर्न। तो सारिका जी को मैंने बोला, भाई बैंक तो मुझे 11% रिटर्न दे रही है आरडी में, क्योंकि 25 साल पहले आरडी में 11% रिटर्न मिलता था, और आप तो मुझे 60.5% ही बना के दे रहे हो। नेक्स्ट ईयर मैंने, सारिका जी ने बोला, नहीं ऐसा नहीं, नहीं है, अभी मार्केट एसआईपी है। जब अमित जी, अभी मार्केट जब गिरी थी तो कुछ मेरे नए इन्वेस्टर थे। हाँ नहीं, आ तो रहे उसमें भी आ हाँ, रहे तो मैडम। वो तो लोग ने ऐसा क्वेश्चन किया था मेरे को। नेक्स्ट नेक्स्ट साल जब मैंने इन्वेस्टमेंट, सारिका जी ने एक ही गाइड किया था कि अमित जी ये पैसा आपको 25 साल के बाद चाहिए आपकी बेटी के शादी के लिए, ये एसआईपी का पैसा, तो आपको अभी बीच का क्या है वो देखना नहीं है। देन दूसरे साल में मैंने इन्वेस्ट किया 2,40,000 रुपए, जिसकी वैल्यू हो गई 1,68,000 रुपए। अब तो मैं बहुत पैनिक हो गया, बोला सारिका जी पता नहीं अभी बेटी की शादी के लिए पैसा जुड़ पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये तो निगेटिव ही जाता जा रहा है। थर्ड ईयर फिर भी मैं बना रहा, ताकि थोड़ा लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। थर्ड ईयर में लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, फिर भी थोड़ा सा लॉस है 9%, फिर भी माइनस हूँ। 5वें साल में जैसे ही मैंने देखा मेरा 6 लाख का 11 लाख रुपया बन गया है और 25% रिटर्न बना है, मैंने बोला सारिका जी बस हो गया, अभी बेटी का शादी का मैं कुछ दूसरा बंदोबस्त कर लूंगा, आप ये 11 लाख रुपया निकाल के मुझे दे दीजिए। अब जिन जिन इन्वेस्टर्स ने ऐसा सोचा उन्होंने आगे क्या अपना लॉस किया। जो इन्वेस्टर 10 साल तक बने रहे, जिनका 6 लाख के बदले 12 लाख इन्वेस्ट हो गया, जो 6 लाख लेके 11 लाख में संतुष्ट थे, उन्होंने अपना क्या आगे नुकसान किया। तो उनका 12 लाख का बन गया 51 लाख रुपीज। सो जो बंदे 5 साल में निकल गए, उस उन्होंने अपने आगे का 40 लाख रुपए का नुकसान कर लिया, 40 लाख रुपए का। और यही स्कीम जब 25 साल तक बनी, तो जहां पे 30 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए, वो 30 लाख के सामने वैल्यू बना ऑलमोस्ट 4,90,00,000 रुपीज। दैट इज एवरेज रिटर्न ऑफ 18%। सो ये लॉन्ग टर्म का गोल है, ये लॉन्ग टर्म का, हम लोग जो बोलते हैं ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो ये लॉन्ग टर्म की पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अब इसके बीच में आप बताइए कि 1999 से लेके अभी 2025 तक कितने बार मार्केट गिरा होगा, कितने बार। काफी सारे सिनारियोज ऐसे हुए जब मार्केट डाउन था 99 से लेके, तो ये सब ये सिनारियोज है। आपको ये स्क्रीन दिख रहा है मेरा मार्केट सिनारियोज का, जहाँ पे मार्केट फॉल ज्यादा हुआ था। जी जी, दिख रहा है। यस, तो 99 से लेके अगर मैं देखूं, टेक बबल आया 2004 में, बीजेपी इलेक्शन, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि इलेक्शन अगर हार गया तो क्या होगा मार्केट का। एफआईएस ने काफी सारा सेल ऑफ किया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, चाइना स्लो डाउन हो गया था, कोविड के क्राइसिस, मतलब ये सब क्राइसिस हो गए ये पूरे 25 साल में। ये सब होने के बाद भी मार्केट ने मोर देन 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया। सो मार्केट में एक ही चीज है सर, कि अगर आप एसआईपी में पैसा बनाना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म रहना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म रहेंगे तो पैसा अच्छा खासा बनेगा। तो एसआईपी में लॉन्ग टर्म मतलब कितना, ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है। तो यहाँ पे एक चीज है कि अगर मैं इक्विटी स्कीम में एसआईपी कर रहा हूँ, इक्विटी स्कीम में अगर मैं एसआईपी कर रहा हूँ, तो मेरे पैसे निगेटिव होने के चांसेस कितने हैं कि मुझे वो पैसे निगेटिव दिखेंगे। तो अगर मैं 5 साल भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो 92% चांसेस है कि मैं पॉजिटिव में रहूंगा, और सिर्फ 8% चांसेस ऐसा है कि मेरा पैसा निगेटिव दिख सकता है। अगर मैं लेकिन अगर मैं एसआईपी 8 साल या ऊपर के पीरियड के लिए करता हूं, तो 0% चांसेस है कि मेरा पैसा निगेटिव जाएगा, 0% चांसेस।
अगर मैं SIP 8 साल या उसके ऊपर के पीरियड के लिए करता हूं तो 0% चांसेस है कि मेरा पैसा निगेटिव जाएगा। तो इसके लिए आपको SIP लंबे समय तक करनी चाहिए, तो आपको प्रॉफिट अच्छा खासा दिखेगा। SIP के साथ में आपको अपनी SIP टॉपअप भी करनी चाहिए। लेट से आपने 10,000 से स्टार्ट की SIP, और उस 10,000 की SIP में आप हर साल वो SIP 1,000 से बढ़ा रहे हो कि आज मैंने 10,000 की स्टार्ट की, एक साल में 1,20,000 इन्वेस्ट हो गया। नेक्स्ट ईयर मैंने मेरी SIP 11,000 कर दी हर महीने की, तो नेक्स्ट ईयर मेरा 1,21,000 इन्वेस्ट हो गया। तो अगर आप टॉपअप SIP प्लान करते हो तो उसका भी काफी सारा बेनिफिट इसमें मिलता है। तो रेगुलर अगर 10,000 की आपने SIP की 20 साल तक, तो आपका कॉर्पस बनेगा करीबन 3.5 करोड़ रुपया एट द रेट ऑफ 12.62% के हिसाब से, जो मिनिमम रिटर्न है पिछले 10 सालों का। और वही अगर SIP आपने टॉपअप SIP के साथ की, तो आपका वैल्यू बनता है करीबन 6 करोड़ रुपया। मतलब 3.5 करोड़ के सामने 6 करोड़ रुपए आपके बनेंगे, 2.5 करोड़ आपके ज्यादा बनेंगे। तो जो भी चीजें अगर आप 2 BHK 3 BHK घर लेना चाहते हैं, आप टॉपअप SIP करेंगे तो 2 या 3 BHK के बदले 5 BHK का घर भी ले सकते हैं। सो दैट आई वांट टू से कि आप अपनी SIP को हमेशा अपने इनकम के हिसाब से टॉपअप करते चाहिए, क्योंकि अपनी इनकम भी हमेशा बढ़ती रहती है। एवरी ईयर कुछ ना कुछ तो हमारी इनकम में ग्रोथ होती रहती है। तो आप ये SIP को टॉपअप भी कर सकते हैं। SIP में ऐसा नहीं कि आपने एक SIP स्टार्ट कर दी तो आप बीच में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप SIP में टॉपअप इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो आज जब हम आपको ये सब बता रहे हैं कि भाई ये SIP आपको लॉन्ग टर्म करनी चाहिए, और वही अगर आप 1 साल के बाद में सारिका जी के पास आए और बोलेंगे कि सारिका जी मेरी SIP मुझे अभी स्टार्ट करनी है 10,000 की 20 साल के लिए, तो 1 साल से डिले से भी आप 22 लाख रुपए का आपका नुकसान कर सकते हैं। जैसे 10,000 की SIP 20 साल में 1.5 करोड़ का कॉर्पस बना रही है, तो वही 10,000 की SIP 1 साल के कम गैप में आपका 1 करोड़ 30 लाख का कॉर्पस बना रही है। तो आप 20 से 22 लाख का खुद का नुकसान कर लोगे अगर आप SIP डिले करोगे तो हमेशा SIP के जरिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, कि वही है कि आपको मार्केट के रूमर्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, डेली अपने ऐप में रिटर्न्स चेक नहीं करने, अननेसेसरी पैसा रिडीम नहीं करना है, SIP स्टॉप नहीं करनी है जब तक आपके फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। अपने पैसे का रिव्यू हम लोग करते रहते हैं। एवरी ईयर हम आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, जहाँ पे कुछ स्कीम अगर चेंज करने लायक लगे हम लोग चेंज भी करते हैं। बट वो सब चीजें फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आपकी होंगी, तो आपके फाइनेंशियल गोल्स की तरफ ध्यान दीजिए। हमारे एप्लीकेशन में हमने आपके फाइनेंशियल गोल्स आप खुद भी एंटर कर सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है। 12% रिटर्न लेके आपको कितना अमाउंट लगने वाला है, उसके लिए आपको महीने का कितना सेव करना है, ये सब चीज हमने हमारे एप्लीकेशन में दिया हुआ है। जहाँ पे आप आपकी इन्वेस्टमेंट मैप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव कर पाएगी या नहीं अचीव कर पाएगी, और अचीव करने के लिए आपको और कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब हमने हमारे ऐप में दिया हुआ है आपके लिए। तो इस पूरे सेशन का एक ही सार है कि मार्केट 99 से लेके ये अभी तक का हमारा 2025 तक का चार्ट है। आप हर टाइम पे देखेंगे मार्केट तो हमेशा वोलाटाइल ही है, ऊपर नीचे जाके। अगर आप मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देखेंगे तो मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है, कभी नीचे नहीं गया है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे तो मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखेगी दिखेगी, आपके पैसे कम होते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन जो भी बंदा 10 साल 15 साल 20 25 साल जितने साल मार्केट को देगा, उस बंदे की इन्वेस्टमेंट कभी निगेटिव नहीं दिखेगी, वो हमेशा पॉजिटिव में ही दिखेगी। सो एनी टाइम अगर आपको इन्वेस्टमेंट का सोचना है तो म्यूचुअल फंड इज द ओनली प्रोडक्ट जहां पे कम से कम रिस्क लेके या रिस्क को एडजस्ट करके आप अच्छे रिटर्न पा सकते हो। रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, तो अब ये आंसर आपके इन्वेस्टमेंट गोल और उसके पीरियड के ऊपर डिपेंड है। उस हिसाब से एक अच्छे एडवाइजर की हेल्प से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और असेट एलोकेशन करना काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारे सेमिनार में हमें पूछा जाता है कि हम आपने तो बोला 25 साल तक SIP करो, चलो हमने 25 साल तक SIP कर भी ली, अब 25 साल के बाद में जब मुझे पैसा चाहिए और तभी मार्केट 80% गिर गया तो क्या होगा, बराबर।
तो ये सब चीजों में जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, पहले तो मार्केट 80% गिरने के चांसेस काफी कम है, बिकॉज मार्केट 80% गिरेगा तो पहले तो बैंक्स डिफॉल्ट हो जाएंगे, क्योंकि बैंक्स के भी शेयर्स मार्केट में है, या काफी सारे इंश्योरेंस कंपनीज डिफॉल्ट हो जाएंगी। तो अगर ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि आपने आपका असेट एलोकेशन चालू किया, आपने एसआईपी रेगुलर करना चालू किया, आपके फाइनेंशियल गोल्स नजदीक आ रहे हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स जितना वैल्यू जमा हो गया, तो हम नहीं कहते कि आप हमेशा इक्विटी में बने रहो। जैसे ही आप आपके फाइनेंशियल गोल्स के करीब पहुंच रहे हो, जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट आपका जमा हो रहा है, तो उस अमाउंट को धीरे धीरे इक्विटी से में डाइवर्सिफाई करो, हाइब्रिड या डेट स्कीम में। सो जहां पे आपका पैसा सेफ रहेगा, अगर आपका गोल के टाइम में मार्केट नीचे भी गया तो भी आपका फाइनेंशियल गोल को अफेक्ट नहीं होगा। बट ये सब चीजें करने के लिए आपको एक अच्छा एडवाइजर होना जरूरी है, जो इस मार्केट असेट एलोकेशन के लिए आपको गाइड करे। सो सक्सेसफुल मंत्रा फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ही है कि गोल आइडेंटिफाई करो, हर एक गोल के लिए एक अच्छी एसआईपी कीजिए, साथ में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लीजिए, और एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए आपके सभी फाइनेंशियल गोल्स को सिक्योर करने के लिए। तो समरी, सेविंग्स के साथ तो इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करनी है, इन्वेस्टमेंट रेगुलर आपको करनी है, और इन्वेस्टमेंट सही प्रोडक्ट में करनी है, कैपिटल लॉस नहीं करना है। इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की नहीं है, लॉन्ग टर्म में इक्विटी हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही देगी, और ये सभी चीज के लिए म्यूचुअल फंड सही है, और ये सभी चीज अचीव करनी है तो एडवाइजर जरूरी है। तो ये सब चीजें करने के लिए एक अच्छा एडवाइजर आपके साथ में होना काफी जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सारिका जी, अगर किसी के क्वेश्चंस है तो वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। या श्योर। अमित जी आप पीपीटी बंद कर दीजिए। या तो अभी नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल माय इन्वेस्टर्स जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं अमित जी जो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, तो मोस्टली शायद न्यू लोग ही हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एनजे या रिलेटेड टू कैसे हम काम करते हैं, मोरओवर अमित जी ने क्लियर किया है, मैं आपकी एडवाइजर रहूंगी जो न्यू लोग हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और क्यों क्यों एनजे चाहिए या क्यों मैं चाहिए, क्यों नहीं आप अकेले भी कर सकते हैं, उसका भी फर्क है। तो आपका अगर ऐसा कुछ डाउट्स है या और भी कोई डाउट्स है तो आप अपना वीडियो ऑन करके अनम्यूट करके पूछिए। एवरीवन। सारिका जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। जैसे वी हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास 50,000 है या अभी मेरे पास 1 लाख है। लाइक व्हाट वी डू इन अ नॉर्मल सिनेरियो, वी डू अ एफडी फॉर दैट। सो कैन वी डू इट इन अ म्यूचुअल फंड? जैसे अगर मुझे सारी इकट्ठी अमाउंट मुझे एक ही बार करनी हो, और अगर मुझे मतलब सेम अमाउंट मंथली नहीं रखना है, बट आई हैव सम सिग्निफिकेंट अमाउंट एंड आई वांट टू डिपॉजिट इन अ म्यूचुअल फंड, कैन वी डू दिस? Yes, we can do it. Okay. Means it will work like an FD only, कि अगर आप देखो अगर उसमें कैसा, जैसे अमित जी ने बताया कि अगर आपको लाइक देखो एफडी कैसा रहता है कि सेफ, हम एफडी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहे, हमको थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है, मतलब बिल्कुल 0% भी नहीं। लेकिन हम जब अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक साल ऊपर नीचे कुछ इधर उधर दिखेगा, ठीक है, अगर हम इक्विटी में जाते हैं। लेकिन हमारे म्यूचुअल फंड में डेट फंड भी होते हैं, और आपके हाइब्रिड फंड होते हैं, एडवांटेज फंड होते हैं, तो उसमें रिस्क भी नहीं रहता है, और आपको अब पैसा जो है मतलब आप लमसम डाल सकते हैं, और लाइक आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो वी शुड चूज दैट फंड। तो जैसे अभी आपने गोल बताया कि आपका 1 लाख जो इन्वेस्ट कर रहे हो आपका गोल क्या होगा, तो उस हिसाब से फिर हम लोग फंड चूज करेंगे कि अच्छा सुजीत का गोल ये है, 1 लाख का ये गोल है, तो फिर हम उस हिसाब से कम रिस्की वाले फंड में डालेंगे। Got that. Thank you. और कोई सारिका Yes. सारिका हम लोग फिक्स डिपॉजिट करके उसको छोड़ देते हैं कि भाई हमने फिक्स डिपॉजिट किया 5 साल 10 साल, नाउ इट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, वी डोंट हैव एनी अदर प्रॉब्लम, वी आर लुकिंग फॉर द अदर वे आउट। ना वो 5 साल 10 साल हम बैंक में नहीं करके हम आपको दे सकते हैं कि भाई आपको दे दिया, आप इसको इन्वेस्ट करो, आई एम नॉट गोइंग टू विड्रॉ टिल 10 years और वॉट एवर इट इज, हम टाइम फ्रेम दे दिए कि टिल दिस टाइम आई वांट टू डू। नहीं Now, एफडी यही है। not possible that
कि मतलब हम एवरी व्हाट आई वांट टू से दैट मैं एक हेडेक नहीं लेना चाहती कि हर मंथ में सारिका को इतना भेजना है, आई हैव टू कीप इन माय माइंड आई मस्ट डू इट। नो, आई हैव डन अ फिक्स डिपॉजिट 100 200 वॉट एवर इट इज आई एम हैविंग। मैं बैंक में रखती, मैं उठा के मेरे को मालूम है सारिका को दूंगी, सारिका इन्वेस्ट करेगी, एंड देन I am not going to look in that 10 years, and then she is going to look after my money as a bank, and then she is going to go on investing. Is it possible or not? यस देखो, लेकिन पैसे का जो ट्रांजेक्शन है वो आपके बैंक के थ्रू ही होगा, बिकॉज हमारे पास पैसा क्या हम नहीं लेते हैं, वो डिडक्ट होता है। तो वो आइदर एसआईपी आइदर लमसम, लेकिन वो मैनेजमेंट मैं करती हूँ। जैसे अब लमसम का भी एक टाइम होता है, जरूरी नहीं कि हम एवरी टाइम लमसम करें, ठीक है। तो लमसम का एक पर्टिकुलर टाइम मार्केट देता है हमको, तो उस समय हम लमसम डालते हैं। फिर एसआईपी तो चलिए हम एवरी टाइम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आप चालू कर लो, बट जितना जल्दी चालू करो उतना अच्छा रिटर्न मिलता है। जैसा अमित जी ने सब डेटा, और वो सारे डेटा लाए, वो सब रिटर्न दे चुके हैं। मतलब वो नहीं है कि इन्होंने मैनमेड नहीं बनाया है, वो सब ऑलरेडी आप नहीं कहीं भी नहीं, निकालेंगे वो तो सारा मिलेगा। देखा। जी हाँ, वो सारा देखा हमने। पहले ये था कि भाई ठीक है, फंड को उसको एक एलोकेट करके मेरे को रखना है, देन सारिका इज गोइंग टू डू इट इंस्टेड यस। ऑफ डूइंग ये मैं बैंक अकाउंट में कर दी। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम लोग गोल्ड खरीदते हैं तो ये होता है कि भाई यहाँ गोल्ड ले लिए, इंडिया में जाके उसको सेल आउट करके, एंड वी डोंट पे टैक्स ऑन इट ट्रूली, एंड देन वी री इन्वेस्ट इट वॉट एवर वी वांट। मैंने हम लोग को जो करना है उसको हम लोगों ने किया। तो अभी अमित जी ने जो बताया कि मैं उसको गोल्ड एज अ म्यूचुअल फंड में मैं एज अ गोल्ड गोल्ड उसको खरीद ईटीएफ। सकती जी हूँ। यस। गोल्ड, हाँ, जो भी है आपका आई डोंट नो, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड्स, तो वो मैं यस। खरीद सकती हूँ। हाँ, फिजिकल करेक्ट। गोल्ड के अलावा हाँ हम वैसे गोल्ड खरीद लिए ना। उसमें क्या इंक्रीमेंट होता है, उसमें जब हम वो पैसा वापस लेंगे तो उसमें कितना टैक्स डिडक्शन होगा, क्या होगा, वो मेरे को जानना था यस। प्लीज। अब इसमें ऐसा है मैडम कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको जीएसटी पे करना होता है, अगर आपने बिल लिया तो। आजकल तो बिल कम, आप लो नहीं लो, बिल ज्वेलर्स जो है वो आपको गोल्ड का 1% 2% जो भी जीएसटी है वो चार्ज करके ही आपको देते हैं। ठीक है, तो फिजिकल गोल्ड लेने में जीएसटी भरना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड लेने में आपको किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना है। तो पहले तो वो चीज हो गया कि आपका परचेस के टाइम का जीएसटी बच गया। ठीक है। अब इसका जो ग्रोथ है वो सेम एज पर गोल्ड होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड्स मतलब ये गोल्ड्स में ही इन्वेस्ट करता है। जो सभी म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर का पैसा आता है वो पैसा एक गोल्ड बॉन्ड्स लिए जाते हैं, और उनका रिटर्न सेम उसी तरीके से होता है जैसे गोल्ड का। सो आज अगर गोल्ड का भाव 1 लाख रुपया हो गया तो वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड्स का यूनिट का भाव भी 1 लाख रुपया होगा। कल को इसका भाव 2 लाख रुपया होगा तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड का भाव भी 2 लाख रुपया होगा। अब आपको जब कल को वो पैसा निकल के फिजिकल गोल्ड किसी कॉज के लिए बनाना है, जैसे आपने बेटी की शादी के लिए आप गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में पैसा डालना चालू किया। अब आपको अगले महीने बेटी की शादी करानी है, तो आपने इसमें से पैसा कभी भी विड्रॉल का रिक्वेस्ट दे दिया, आपके 2 दिन में अकाउंट में पैसा आ जाता है। अप्रिसिएशन वैसा ही रहेगा जैसा गोल्ड का है। जिस तरीके से गोल्ड का भाव बढ़ेगा उसी तरीके से गोल्ड ईटीएफ के यूनिट्स का भी भाव बढ़ते जाता है। एज सेम रिटर्न सेम एज इट इज गोल्ड, ओनली बेनिफिट ये है कि सेफ्टी है, जीएसटी नहीं भरना पड़ता है, और इस गोल्ड को प्रिजर्व करके रखने का कोई खर्चा भी नहीं है, लॉकर भी मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है। और जब आप रिडम्पशन लोगे एट दैट टाइम ऑफ, आपको जो गोल्ड का जो टैक्सेशन होता है कैपिटल गेन, उसी हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वो है। Hello, Sarika. Can you जी have a session how a OC, people having with OCI certificate can invest in SIP? हाँ ओके श्योर। अमित जी आपको समझा? यस। सो सर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन मार्केट में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसे मतलब अलग से सिस्टम नहीं है। जैसे इंडियन सिटीजन इन्वेस्ट करते हैं वैसे ओसीआई होल्डर भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दे नीड टू ओपन एन अकाउंट विद अस। ओनली थिंग इज कि उनका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस वो फिजिकल होता है, ऑनलाइन नहीं है हमारे पास में। तो आपका एक फॉर्म फिलअप करके आप हमें दे देंगे, बैंक अकाउंट आपको लिंक करना होता है, आप नेट बैंकिंग या एक बैंक मैंडेट रजिस्टर करके आप एसआईपी कर सकते हैं। सो चाहे इंडियन सिटीजन हो या ओसीआई हो, तो वो लोग इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं।
वो लिस्ट ऑफ What about the डॉक्यूमेंट्स है tax? विनय जी, वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और फॉर्म होता है, एनआरआई फॉर्म होता है, पैक्टा होता है, बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं। वो अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको भेज सकती हूँ, आप उसको लेकिन साइन करके बस भेज देना, बिकॉज आप दूर से भेजेंगे तो हम लोग फिलअप इसलिए करते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो। Now, what about tax implication, जैसे फॉरेन नेशनल्स जिनका ओसीआई है, उसके लिए आप राइट, एक सेशन करके समझाएंगे क्या? जी जी ठीक है। जरूर, क्योंकि टैक्सेशन वो का, क्योंकि एनआरआई हाँ, टैक्सेशन का हमारा एक अलग से सेशन होता है, जिसकी लिंक मैं सारिका जी को शेयर कर दूंगा, और वो फिर आपको सभी को शेयर कर देंगे। सारिका जी, एनआरआई टैक्सेशन के सेशन में इनको ज्वाइन करा लीजिए। यस और यस, जो बिकॉज हमने राजेश जी इज ऑल्सो, बिकॉज मेरे बहुत सारे ये ही है, मेरे राइट, बाहर के और जो हमने क्लाइंट्स हैं। सक्सेशन प्लानिंग का बात किया था, विल वगैरह राइटिंग का, तो उसका एक रिकॉर्डेड सेशन का लिंक है, वो मैं आपको दे दूंगा। तो वो भी आप आपके सभी आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको शेयर कीजिए। विल राइटिंग सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ उसके एक वो लिंक के जरिए या उस वीडियो के जरिए हम लोग आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि क्यों आपको विल बनानी चाहिए। आपका जो भी विल है, इट इज एडवाइजेबल कि आपके जो भी फैमिली एडवोकेट्स रहेंगे आप उनके थ्रू ही बनाइए। बिकॉज यस, कि जैसा अमित जी ने एग्जांपल दिया था कि लाइक नॉमिनी बनाया था उन्होंने अपने आप को और पेरेंट्स के को किया था, फिर बाद में ऐसा डिफॉल्ट हुआ, तो उसके लिए ये बिल का जरूरी है। तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगी आप लोग को, फिर जो भी हेल्प हो आप लोग, बिकॉज देखिए म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे करके बहुत बड़ा कॉर्पस हो जाता है हमारा, और लंबे समय के लिए होता है, एंड वी नेवर नो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है हमारे साथ। तो बेटर है कि सारी चीजें हम अपना प्लानिंग करके चले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो लिंक मैं भेज दूंगी आप लोग को, उसका असिस्टेंट कुछ चाहिए तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर लेना, मैं कर दूंगी उसमें हेल्प। तीसरी चीज जो अमित जी ने बोली कि हम सबको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी रखना ही है अपनी लाइफ में, बिकॉज मेरे कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लिया था और उनको ऑल ऑफ सडन कैंसर डिडक्ट हुआ, और लिटरली मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज डिडक्ट होने के बाद हेल्थ कंपनियां नहीं देती है इंश्योरेंस। तो मैंने, क्योंकि हम लोग कई सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आपके हिसाब से आपको जो लगता है आप उसमें कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम एक ही प्रोडक्ट में देते हैं, हमको आपको 5-6 ऑप्शन देंगे, आप हमको बताइए, और उसके बाद, और क्यों हमसे लेना है कि कभी भी आपको क्लेम आया या कभी भी कुछ दिक्कत आई प्रीमियम भरने में, तो एटलीस्ट आई विल बी देयर टू हैंडल ऑल दोज क्वेरी। सो एक हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस आप लोग अपना प्लीज प्लान कर लीजिए, और म्यूचुअल फंड का तो जितना है वो सब मैं देख ही रही हूँ, और बीच बीच में हमको पैसे डालते रहने हैं, ये नहीं कि आप सिर्फ 10,000, ठीक है 10,000 एक हमने एग्जाम्पल दिया है, 10,000 आपको तो वहां से चालू करिए, कितना भी पैसा आता है। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज हमने कवर नहीं की अमित जी, लिक्विड फंड। लिक्विड फंड होता है ओके, कि लिक्विड फंड होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमने बोला कि ठीक है म्यूचुअल फंड में हम लंबे समय के लिए करते हैं, बट हमारे पास ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड करके, जिसपे आप 6 to 7% इंटरेस्ट ले सकते हो अपने पैसे का, जो कि आप नॉर्मल सेविंग में रखते हो तो 2 to 3% लेते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप म्यूचुअल फंड में पैसे बना सकते हैं। तो आपको लिक्विड फंड में क्या रहता है कि मिनिमम 7 डेज अगर आपने मतलब आप कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन 7 डेज के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, और जो 7 डेज के पहले लगता है वो भी बहुत माइन्यूट सा लगता है, बट एटलीस्ट उस पे भी आप इंटरेस्ट अपना कमा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आपको अगर पर्सनली ऐसे समझना है कभी भी एनी टाइम यू कैन कॉल मी। तो और कभी भी जैसे मेरे बाहर के क्लाइंट हैं वो लोग, आप कभी इंडिया आते हो, मुंबई आते हो, तो हमारे ब्रांच को जरूर विजिट करिए, अमित जी मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे। सो आई होप, और कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी का और कोई क्वेश्चन? मैं यहाँ पे क्लोज करूं? एक थैंक यू वेरी क्वेश्चन मच है। ऑल द अ, पार्टिसिपेंट्स। यस, हरीश जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? यस यस हरीश हाँ, जी। एक एक सवाल था एनजे के चार्जेस रिलेटेड। लाइक मार्केट में आज अगर अपन देखें तो म्यूचुअल फंड के रिलेटेड काफी सारे फ्री ब्रोकरेज ऐप्स है, लाइक ग्रो हो गया या जीरोधा हो गया। तो यस, कंपैरेटिवली एनजे वेल्थ में हमको जो एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो आप लोगों ने बताया एडवाइजरी के, तो उसके चार्जेस किस हिसाब से रहते हैं? मतलब ईयरली फिक्स चार्जेस है या कैसे रहता है? नहीं सर, कैसे है ना कि जैसे ग्रो वगैरह जो प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्ट स्कीम में करते हैं, तो उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है डेट इज अराउंड से 1 से 1.5 रुपया होता है। और हम लोग ओके। सेम जो स्कीम है वो हम लोग रेगुलर में करते हैं,
ठीक है, डायरेक्ट में नहीं करते हैं, तो दोनों में जो डिफरेंस होता है हार्डली 60 पैसा to 75 पैसा डिफरेंस होता है, विच इज अवर ब्रोकरेज। ओके, तो एज सच एनजे का कोई स्पेसिफिक एनुअल चार्जेस, मंथली चार्जेस नहीं? नहीं, अगर आप हमारा डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो 354 रुपीज है, अदरवाइज हमारा म्यूचुअल फंड अकाउंट में कोई भी चार्जेस नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फ्री। सर देयर इज टू got it. टाइप ऑफ अकाउंट। तो एक होता है कि जैसे कुछ लोगों को शेयर्स में भी करना रहता है, हालांकि हम लोग प्रमोट नहीं करते इतना, बट कुछ लोगों को डिलीवरी बेस अगर आपको करना है तो आप म्यूचुअल फंड अकाउंट विद डीमैट खोल सकते हैं, जिसमें आप शेयर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। तो उसके चार्जेस है साल के, लेकिन सिर्फ अगर आप म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, थैंक यू। और हम लोग एडवाइजरी का भी कोई चार्जेस क्लाइंट से नहीं लेते, कुछ भी कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है। सो एनीथिंग थैंक यू वेरी एल्स? मच। और किसी का कोई क्वेश्चन? विशाल जी, अजय जी? नहीं, मेरे तो क्वेश्चंस हुए थे, मेरे पास तो क्वेश्चंस है, मैंने आपको सब क्वेश्चंस पहले ही पूछ लिया है, जो जो क्वेश्चंस मेरे लिए वो सब रिपीटेड क्वेश्चंस ही है। ठीक है, तो मतलब वो जस्ट मैं बताना चाहता हूँ, जो जो है मैंने इन्वेस्टमेंट सारी का जैसे चालू कर लिया है ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स पहले, और अभी तक ये 2-3 मंथ्स में अच्छा रिटर्न चालू हो गया, मतलब बट उसका हम जज नहीं कर सकते हैं ओवर द लॉन्गर पीरियड। ऑब्वियसली अभी ये बट छोटा जी। हाँ, बट विशाल छोटा जी है ने बस। हाँ, विशाल जी ने अपना, अमित जी अपना पुराना पहले करते थे और उसके बाद उन्होंने वहां से रिडम्पशन लिया और यहाँ पे चालू कर दिया, जस्ट ऑन द ट्रस्ट। विशाल जी मेरे ग्रेट हस्बैंड के फ्रेंड है बहुत अच्छे, तो उन्होंने ग्रेट। उन्होंने बोला हमको पता ही नहीं कि ऐसे मार्केट में ऐसे एडवाइजरी लोग करते हैं, मतलब कैसे बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि हाँ। यस, प्रॉब्लम इसके मार्केट में सब म्यूचुअल फंड एडवाइजर काफी कम है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ हाँ 2 लाख राइट। ही है। अच्छा, अच्छा, उसमें से आप लोग एक हो, ठीक है, गुड गुड गुड। यस, नहीं, जस्ट वही थैंक था, यू। जैसे कंसेप्ट जस्ट सभी है, तो मैं 2 मिनट लूंगा जस्ट मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए या कि हम लोग का रेगुलर काम जो है ना, मेरा रेगुलर काम, मेरा बिजनेस है, मेरा सर्विस है। इन्वेस्टमेंट मेरा काम, ठीक है, हमको आता है, हम पता है, हम थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से सीख के कर लेते हैं, बट एक राइट इन्वेस्टर, ट्रस्टेड इन्वेस्टर है ना, तो वो काम करेगा। मुझे अगर मिनिमम 12 से 15% रिटर्न मिल रहा है तो आई कैन फोकस इन माई रेगुलर वर्क। इसलिए करेक्ट। वो एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज है मुझे आपसे जुड़ने के लिए, इसीलिए मैं जुड़ा हूँ, बस दिस इज द ग्रेट, रीजन। थैंक यू थैंक यू। विशाल जी। थैंक यू अच्छा, सर। यहीं पे मेरे एक क्लाइंट है सर, अमित जी, अतुल जी हैं। अतुल जी को बिल्कुल भी जीरो नॉलेज था म्यूचुअल फंड का, वो बहुत बड़े प्लेयर थे शेयर मार्केट में, एंड अनफॉर्चुनेटली उन्होंने शेयर्स में बड़े पैसे गंवाए। तो बाद में फिर हम लोगों ने अतुल जी ने मतलब मेरे से रोज आधे आधे घंटे समझते थे क्या होता है कैसे होता है। फाइनली आज की डेट में जब मार्केट थोड़ी भी गिरती है वो अपना ऐड करते रहते हैं ना। अतुल जी ग्रेट। अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बोलेंगे आप? ऐसा 6-7 महीने से। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस है। अब रिटर्न्स काफी सही मिल रहे हैं, और बस आप सारिका जी का सपोर्ट है और अवेलेबल रहती हैं पूरे टाइम, तो मेरे क्वेश्चंस भी मजा आंसर्ड हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू। और अतुल जी इस सेशन के बाद और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी हाँ आपकी, जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, जो बिल्कुल कल आप थैंक यू। गोल्ड का क्वेश्चन पूछे थे वो हाँ भी हाँ, आपने क्लियर क्लियर किया क्लियर हो होगा। गया। हाँ, क्लियर हो गया, ठीक ठीक, तो थैंक यू ऐसे थैंक यू। सेशन सर हम करते रहते सारिका, हैं। हम्म। सारिका, जी। इमेजिन हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, तुमसे इन्वेस्टमेंट कराया सारिका, गोल्ड में या कहीं और, इस फर्म में या कहाँ इन्वेस्टमेंट करो, दिस इज द अमाउंट आई एम गिविंग, नाउ यू डू द इन्वेस्टमेंट। या अभी उसमें उस फर्म में या उस इन्वेस्टमेंट में मैंने चेक किया तो वो मेरे को लो दिखा रहा है, नॉट फॉर अ मंथ, 6 महीना, साल भर, 2 साल में मेरे को लग रहा है कि वो रिड्यूस हो रहा है। तो वो क्या आप खुद से उसको री इन्वेस्ट करोगे, उसको चेक करते रहोगे, या इट इज अगेन मी टू प्रोवाइड यू दैट आप नहीं नहीं, सारिका इसको? उसके लिए हम लोग है दी, उसके लिए हम लोग, मैं आपको हर 3 महीने पे वैल्यूएशन रिपोर्ट भेजती हूँ। जो भी मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको पता है कि मैं उनका वैल्यूएशन रिपोर्ट भेजती हूँ। उसमें हम लोग खुद देखते हैं कि कौन सा अच्छा माइनस में चल रहा है, उसको हम 6 महीने, 8 महीने, और जरूरी नहीं कि सारे फंड 6 महीने बाद ही माइनस में, तो भी हमको रुकना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि उसका प्रोस्पेक्टस अलग रहता है और कुछ किसी किसी में चेंज करना, वो सब हमारा डिसीजन रहता है दी। जैसे जनरली, जैसे अमित जी हाँ ने जनरली, कहा कि हाँ आपने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, यस, सॉरी सर, एक कि या आपने कहा कि आप
आप गोल्ड ऐसे खरीद के लॉकर में रखते हो, ट्रू हम लोग रखते हैं कि भाई गोल्ड रखे हैं, कल इसको सेल आउट करके बच्चे के शादी में हम अच्छी ज्वेलरी गिफ्ट करेंगे। अभी यस हम उसको क्या करेंगे, हम उसको सेल आउट करेंगे इंडिया में, और हम आपको पेमेंट देंगे कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में आप इन्वेस्ट करो। यू डू करेक्ट। दैट ना। इन यस केस यस गोल्ड का प्राइस यदि घटता है या सिल्वर का प्राइस घटता है, तो वो क्या मेरे को मॉनिटर करना होगा, या आप फिर भी एडवाइस करोगे नो दिस इज यू हैव डन द इन्वेस्टमेंट, आपने ये सोच के किया था कि आपका पैसा बढ़ेगा बट ये घट रहा है, और आपका खुद का भी रीडिंग होता है मार्केट का, आप हम लोगों से बेहतर रीड करते हो, आप बेहतर बता, सो यू विल बी एडवाइजिंग, आप करोगे या अगेन आई हैव टू चेक इट आउट यस एंड नहीं, गेट इट हम डन? लोग एडवाइस करते हैं मैम। और जैसे हमने आपने देखा कि जैसे गोल्ड, अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है एंड इफ यू वांट टू सम गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड टू योर चाइल्ड, तो उसमें अगर लॉन्ग टर्म के व्यू में गोल्ड ज्वेलरी गिफ्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। एट द एंड आपको गोल्ड लेके देना है तो बेटर है कि आप इक्विटी डाइवर्सिफाई स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आप उससे भी ज्यादा वैल्यू का गोल्ड आपके चाइल्ड को दे पाएंगे। जो हमने एक एग्जांपल देखा कि 5 लाख रुपया 21 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया गोल्ड में, तो आज वो 80 लाख का गोल्ड दे पा रहा है। लेकिन वही 5 लाख रुपया किसी ने म्यूचुअल फंड में गोल्ड में इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो उसकी आज की वैल्यू 1 करोड़ 80 लाख रुपया है। मतलब 80 लाख रुपए का गोल्ड देने के बाद भी उसके हाथ में 1 करोड़ रुपया बचा हुआ है। तो हमारे पास एक स्कीम्स, काफी सारे स्कीम्स ऐसे हैं जिसमें मल्टी एसेट अलोकेशन बोलते हैं, जिसमें 50% इक्विटी लिया जाता है, 15-20% गोल्ड में डाला जाता है। तो इस तरीके के फंड्स भी है जिसमें आपको गोल्ड से ज्यादा का रिटर्न मिलता है, एज वेल एज उसमें 10 से 15% गोल्ड का अलोकेशन भी हम लोग लेते हैं। तो ऐसे सभी चीजें हम लोग, ऐसे फंड्स भी आपको गाइड करते हैं। सबसे जरूरी चीज पोर्टफोलियो रिव्यू हम लोग करते हैं, बट जो हमारे नए एडवाइजर्स है, जैसे आप अभी हमारे पास आए, 6-8 महीना हो गया, हमने आपको कुछ स्कीम्स गाइड किए हैं और वो स्कीम का रिटर्न 6-8 महीने में नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट सजेस्टेबल कि वो चेंज आप स्कीम आप इमिजिएटली चेंज करें, बिकॉज हम हर एक स्कीम का रिटर्न देखने के लिए एटलीस्ट हमें 1.5 साल तक लगता है फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। तो 1.5 साल के बाद में देन विल डिसाइड कि उस वो स्कीम चेंज करनी है कि नहीं करनी है, या उस स्कीम में हम लोग और भी कुछ टॉप अप इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं क्या आपके थ्रू। अगर वो आप कराएंगे तो उसमें बेनिफिट डेफिनेटली दिखता है। सो उस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड्स आपको लेना है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि आप एनजे के नाम पे कोई भी पैसा नहीं देना है। आपको जो भी पैसा देना है उस स्कीम के नाम पे देना है, या ऑनलाइन आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपका पैसा डायरेक्टली उस स्कीम में ही जाएगा, आप एनजे के ऐप के थ्रू करेंगे तो। सो अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे चाहे कुछ भी हो, आपको पैसा उस स्कीम के नाम पे देना है, कैश नहीं देना है, हमेशा चेक या ऑनलाइन पेमेंट में ही करना है। अमित जी, एक क्वेश्चन आता है जो नॉर्मली, बिकॉज आज के सेशन में मोस्टली नए लोग हैं जिन्होंने अभी ओके। अकाउंट नहीं ओपन किया है, तो मैंडेट, बैंक मैंडेट का क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों ओके। आपको 10 लाख 5 लाख का क्यों कर रहे हैं, और क्यों आप ओके। पहले ही मैंडेट करके रख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका आंसर मेरे नए इन्वेस्टर को दीजिए। ओके। सो बैंक मैंडेट जरूरी होता है फॉर एसआईपी इन्वेस्टर्स। जो लोग एसआईपी करना चाहते हैं उनके लिए बैंक मैंडेट लिए बिना तो हम लोग एसआईपी रजिस्टर कहीं कर ही नहीं सकते। अब बैंक मैंडेट कितने का करना चाहिए, तो अगर मान लो आप कोई 1,000 रुपए का एसआईपी कर रहा है तो वो सोचेगा मैं 1,000 रुपए का बैंक मैंडेट करता हूँ। ठीक है। अब अगर वो बंदा 1 साल के बाद जाके सोचता है कि मुझे अभी एसआईपी 10,000 की करनी है, या मेरे पास लमसम पैसा 10,000 का आया, तो अगेन उसका मैंडेट अमेंड करना पड़ता है। तो आप जितनी भी बार बैंक मैंडेट अमेंड करेंगे ना, उतनी बार बैंक के आपको चार्जेस लगते हैं फॉर ईच एंड एवरी बैंक मैंडेट। तो इसके लिए हम कहते हैं कि आप 5 या 10 लाख का मैंडेट रजिस्टर करो, चाहे आपको 1 रुपया इन्वेस्ट करना है, चाहे आपको 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, आपका एक ही मैंडेट के ऊपर आप कर सकते हो। बार बार मैंडेट रजिस्टर करने का खर्चा भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, और आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि नेट बैंकिंग, जैसे अगर आप एनआरआई है, इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, तो इंडिया के बाहर क्या होता है ना, कई बार नेट बैंकिंग अपनी वेबसाइट ऑपरेटिव नहीं रहती है कुछ कंट्रीज में, वहां से आप नेट बैंकिंग कर नहीं पाते हो। वहां पे अगर आपका बैंक मैंडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। बैंक मैंडेट जनरली रिक्वायर फॉर डूइंग इन्वेस्टमेंट। रिडम्पशन के लिए कोई भी बैंक मैंडेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, रिडम्पशन का पैसा आपके रजिस्टर्ड बैंक में ही आ जाता है।
सो दैट्स वाई वी सजेस्ट कि आप 5-10 लाख का बैंक मैंडेट करके रखिए, क्योंकि कल को अचानक से अगर आपको वो लिमिट के ऊपर का अमाउंट अगर आपको इन्वेस्ट करना है और आपका मैंडेट खाली 5 या 10 लाख का है, और लेट से आपको 50 लाख इन्वेस्ट करना है, तो हमको 10 लाख का मैंडेट होगा तो हमको 10-10 लाख के 5 बार ट्रांजैक्शन 5 दिन तक एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो डेली लिमिट होता है। दिन का आप 10 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तो उसके 50 चार्जेस लाख भी का देने मैंडेट पड़ेंगे पाँच, बैंक्स और में। उसके चार्जेस भी देने पड़ेंगे मैंडेट के। तो बेटर है कि आप एक ही मैंडेट रजिस्टर करके रखिए, सो दैट 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक आपको दिन का कभी भी सौदा करना है आप कर सकते हो। सौदा करना है इन द सेंस बाइंग करना है म्यूचुअल फंड में, आप कर सकते हो। और दूसरी बात सर, आपके जो जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो अगर इनके साथ मेरे थ्रू लगा रहे हैं, आप भी लगा सकते हैं आपके थ्रू, एनजे ऐप के थ्रू, और या इधर मैं लगा रही हूँ, तो वो आपके पास ऑथराइजेशन जाएगा, लिंक जाता है। जब तक आप यस, ऑथराइज नहीं करेंगे आपके बैंक से एक भी रुपए नहीं कट होगा। सो ये सिस्टम है, इस तरह से एनजे का सिस्टम बना हुआ है। आपके अकाउंट में एक भी रुपए का ट्रांजेक्शन बिना आपके ऑथराइजेशन के नहीं जाएगा। आपको एक लिंक जाता है आपके व्हाट्सएप पे और आपके ईमेल पे, जो आपका रजिस्टर्ड है। और हमारा एक, सपोज कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट्स देने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए हमको डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा। अगर मान राइट, लीजिए आपको नहीं देना है डॉक्यूमेंट, तो मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, उस लिंक से आप आगे जाते जाइए, फिल करते रहिए अपना डिटेल, वो भी ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म ही आप भरोगे। और उसके बाद कहीं आप फंसते हो, आप मेरे को फोन कर लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगी। और फिर ऐसे भी आपका विदिन 30 मिनट आपका अकाउंट खुल जाता है। और बैंक मैंडेट अप्रूवल के 2 दिन बाद ही आपका एसआईपी या लमसम जो भी है वो चालू हो जाता है। सो यस। होप एवरीथिंग इज क्लियर। और कोई डाउट किसी को? हरीश जी, अजय जी, या जितने नए लोग हैं, हर्षित जी, एनी डाउट? यस, आई ओके, थिंक कुछ डाउट्स नहीं है अभी। ठीक सो है। थैंक यू ठीक है, सारिका जी। थैंक यू सो मच अमित जी फॉर द लवली सेशन, बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक्स फॉर योर प्रीसियस टाइम, आई नो आप बहुत बिजी रहते हो। एंड थैंक्स एवरीवन, आप सब लोगों ने टाइम निकाला। और अगर आप ऐसे ऐसे ही सेशन और भी इसके एडवांस लेवल समझना है, तो आप मेरे को ऐसे प्रेयर में बोल देंगे तो हम सेशंस कर सकते हैं ऐसे 30-45 टैक्सेशन का हम मिनट आपके के। लिए अरेंज कराते हैं, जी एनआरआई टैक्सेशन का खास जी करके। जी। तो ये यस, ये सेशन से ये होता है सर कि बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, नहीं तो हम ब्लाइंडली हम इन्वेस्टमेंट बस करते रहते हैं। तो आप लोग ऐसे सेशंस अटेंड करिए। सैटरडे स्कूल का एक लिंक होता है, जो हमारे बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, वो भी मैं ग्रुप में सबको भेजती रहती हूँ। आप लोग वो भी कभी कभी टाइम निकाल के सुना करें उसको। तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा है, सो वो सब भी आपको सुनना है। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। बाय डिम्पल। डिम्पल, होप क्लियर हुआ तुम्हारा? तुमने इंडिया में आके अपने 10 लाख पे मुझे डाल दिए उधर। अब तुमको क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, चलो ऐसे सेशंस अटेंड करिए, बहुत सारे चीजें मिलेंगी। चलिए बाय।